सभी लोग सोचते हैं कि एक बस एक नॉर्मल एक विलेज का विलेज बॉय है जो कि बिल्कुल वीक है, लेकिन किसी को नहीं पता है कि पहले अर्थ पर एक राजा था जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। इसका नाम था ग्रे रोज। इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कि पूरे वर्ल्ड पर राज किया करता था। इतने ज़्यादा पावरफुल था कि उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता था। इतनी ज़्यादा पावर होने के बाद भी काफ़ी ही अपने आप को अकेला महसूस करता था, इसीलिए लाइफ उसको काफ़ी ज़्यादा ही लोनली लाइफ लग रही थी। लेकिन अचानक से उसे महसूस होता है कि वह एक समुद्र के अंदर डूबता जा रहा है और सोचता है कि शायद सच में वहीं पर आप खत्म होने वाला है। एक आवाज़ बताती है कि अभी से उसकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है। नेट जब आंखें खोल कर देखता है तो पता चलता है उसके सामने दो लोग हैं, वे कुछ बात कर रहे हैं। लेकिन उसे जब ठीक से पता चलता है तो वह एक किंग था और अब वह एक नॉर्मल एक फैमिली के अंदर एक बच्चे के तौर पर रीइंकार्नेटेड हो चुका है, जिसके पास में अपनी पास्ट की सारी मेमोरीज हैं। पहले वह किंग था, भी एक नॉर्मल बच्चा है। सच में एम्बैरसिंग होता है। उसके पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ख्याल रखते हैं। जब वह अपने डायपर को गंदा कर देता है तो उसको चेंज भी करते हैं, जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग होता है क्योंकि पुरानी उसकी मेमोरी उसके साथ होती हैं। लेकिन वह बाहर देखता है कि उसके जो फादर होती हैं वह किस तरह से मैजिक यूज करते हैं, अपनी बॉडी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं और जिसके बाद पंच मारते हैं। और जिसके बाद उसकी मदर होती हैं उसको हील करती हैं जो इंजरी से आई होती हैं। वह काफ़ी क्यूरियस होता है इन सभी चीज़ों के बारे, मैजिक के बारे। ये बात तो समझ जाता है कि वह अभी अर्थ पर नहीं है, लेकिन ये भी पता चल जाता है कि उसके जो फादर हैं वे एक एडवेंचरर हैं और जो कि खतरनाक मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं अपने फ्रेंड के साथ में मिलकर। लेकिन इस विलेज के अंदर हर एक व्यक्ति अपने बात में वेपन्स रख सकता है, मतलब ये विलेज काफ़ी खतरनाक है, इसीलिए उसको भी जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा। लेकिन वहाँ तक की जर्नी अभी काफ़ी लंबी होने वाली है क्योंकि अभी तो वह एक बच्चा ही है। उसकी माँ हमेशा ही उसको सुला देती हैं आसानी से एक लोरी सुनाकर। कुछ महीने बीत जाते हैं और वह रेगना भी सीख चुका होता है और वैसे भी अभी वह इस लाइफ को एंजॉय करना चाहता है क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ है। क्योंकि पहले की लाइफ में जब वह किंग था तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से डेली कोई ना कोई असेसन उसको हंट करने की कोशिश करता रहता था। लेकिन अभी कुछ महीने बाद वह रेंगना भी सीख चुका होता है। उसकी माँ उसको सुला कर जाती है, लेकिन वह बस नाटक कर रहा है कि वह सो रहा है। जैसे उसकी माँ बाहर जाती है तुरंत ही वहाँ से निकलता है और लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है, जिससे कि इस वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को निकाल सके। यहाँ पता चलता है इस किंगडम के बारे में। इस किंगडम के अंदर डोर्स रहते हैं जो कि एक एरिया को कवर करते हैं और दूसरी वेस्ट की तरफ जहाँ पर कि एल्व्स भी रहते हैं। लेकिन इस किंगडम के अंदर कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैजिक है जिसने की सारी चीज़ों को घेर रखा है और जिस वजह से टेक्नोलॉजी में ये जो कंट्री है पूरी तरह से बैकवर्ड होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर मैजिक है जो कि दो तरह के मैजिक्स होते हैं। पहला होता है ऑडमेंट्रस, जो कि एक इस तरह का मैजिक होता है कि आप आसानी से अपनी एनर्जी को मैजिक को बाहर तरफ शूट कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं, जैसे कि उसके पिता का भी है। लेकिन दूसरा होता है कंजूरस मैसेज, जो कि अपने बॉडी के अंदर मैजिक को यूज किया जाता है, जैसे कि उसकी माँ भी हैं, लेकिन पूरी तरह से कंजूरस नहीं कह सकती हैं। लेकिन इस वर्ल्ड के अंदर यदि कोई मैजिक यूज कर सकता है तो केवल 1% लोग हैं। लेकिन उन 1% लोगों में से भी यदि उनके माता पिता जिस तरह की मैजिक यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके चाइल्ड को वे मैजिक मिलते हैं। लेकिन इस वर्ल्ड में मैजिक को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपने बॉडी के अंदर आपको एक मैजिक कोर डेवलप करना होता है और हाँ, उसी से ही मैजिक की स्टार्टिंग होती है। लेकिन लोगों को एक मैजिक कोर को क्रिएट करने के लिए काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, सालों की मेहनत लग जाती है। इसके साथ में ही वह एक मैजिक कोर को डेवलप कर पाते हैं। लेकिन आर्थर के लिए इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है क्योंकि जब वह पहले किंग था तब भी ऐसा कुछ वह पहले कर चुका है। पहले मैजिक नहीं बल्कि काय नाम की एक एनर्जी थी जिसको वह मैनिपुलेट करना जानता था और अपने बॉडी के अंदर एक कोर डेवलप कर लेता है जिससे कि वह उसको आसानी से यूज कर सकता है। इसीलिए पुरानी यादों के साथ में वह यहाँ पर फिर से कल्टिवेट करने लगता है जिसकी शायद वह अपने एक कोर को डेवलप कर पाए। लेकिन जिस तरह से वो उसमें धीरे धीरे करके सक्सेस होने स्टार्ट ही होता है, उससे पहले ही उसकी माँ आती है और उसको उठाकर ले जाती है। आखिर बच्चे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस तरह से 2 साल होते हैं, पलक झपकते ही बीत जाती हैं, पता भी नहीं चलता है। उसकी माँ होती है जो बैठकर कुछ अपना काम कर रहे होते हैं। बाहर दिखाया था ऑर्थर के फादर स्वॉर्डमैन से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन वह भी एक स्टिक को लेकर स्वॉर्ड की तरह स्विंग कर रहा होता है। वहाँ उसकी मदर आ जाती हैं और कहते हैं क्या तुम आखिर एक बच्चे को जो अभी चलना सीखना चाहिए ठीक से उसको तुम स्वॉर्ड सिखा रहे हो? लेकिन एक बात तो वह समझ जाता है अपनी माँ को देखने के बाद कि उसके घर के अंदर जो असली बॉस है वो उसकी माँ ही है। लेकिन वो उसको सिटी के अंदर घुमाने के लिए ले जाती हैं जहाँ पर कि उसे काफ़ी यदि इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि इस वर्ल्ड के बारे में अब ज़्यादा से ज़्यादा जान पाता है और वैसे भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा रुचि यहाँ की सारे वेपन्स मटीरियल जो भी दिखता है सबसे ज़्यादा रुचि खींचता है उसकी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग उसे लगता है वह यहाँ का मैजिक है। और हाँ, सिटी में जाने के बाद
बाद उसको ये सब काफ़ी करीबी से देखने का मौका मिलता है। लेकिन वह जब घर आता है तो हमेशा से ही सोचता है इस तरह की इस पीसफुल लाइफ को भी जीना काफ़ी एंजॉयफुल है। हाँ बेशक वह एक बच्चे की बॉडी में आकर जरूर फंस चुका है, लेकिन उसके पास में एक प्यारी सी फैमिली है। पिछली लाइफ में हमेशा से ही सपना देखा करता था कि ऑर्फन के अंदर से आए शायद कोई उसकी एक फैमिली हो जो उसको ठीक से ख्याल रखे, लेकिन ये सपना उसका पिछली लाइफ में कभी पूरा नहीं हो पाया। इस लाइफ में ऐसा हो पाया है। देखता है फादर उसके बाहर की साइड पर अपने कोर को मैजिक से नर्सिंग कर रहे होते हैं और फिर अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाकर कुछ स्टोन को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह काफ़ी कम स्टोन को उठा पाते हैं। तो वह काफ़ी डिसअपॉइंट होता है और कहता है कि शायद इससे अच्छा तो हम हाथ से स्टोन को उठाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। उसकी माँ पीछे से आ जाती हैं और कहती हैं सन तुम्हारे फादर हमेशा से दूसरे शॉट में काफ़ी अच्छा करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, इसलिए जब तुम देखो वह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे और तुम भी उनकी तरह स्ट्रॉन्ग बनोगे आगे चल के। वह जब अपने फादर को देख रहा होता है तो वह काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड जाता है, क्योंकि वह भी अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक एकदम मैजिक करते हैं जिससे ज़मीन भी काँप जाती है और वह भी काफ़ी इम्प्रेस्ड होता है। वह कहते हैं सन तुम भी अपने फादर की तरह स्ट्रॉन्ग बनोगे फ्यूचर में, चलो अभी चलते हैं। वह तो प्रैक्टिस करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ उसको ले जाती हैं सुलाने के लिए। सोने का टाइम हो चुका है बच्चे के लिए, लेकिन वह बुक्स को देखता है तो वहाँ पर उनको रीड करना चाहता है, लेकिन उसकी माँ तुरंत ही मना कर देती हैं। लेकिन वह इस तरह से क्यूटी पाई जैसा अपना चेहरा बना लेता है कि उसको कोई भी मना नहीं कर सकता है। उसकी माँ भी बुक्स के साथ छोड़कर उसको चली जाती हैं। बुक पढ़ने के बाद वहाँ पर वह अपने कोर को डेवलप करना स्टार्ट करता है, जो कि वह 2 सालों से ही प्रैक्टिस करता आया है। उसे लग रहा होता है कि अब वह ब्रेक थ्रू करने की कगार पर आ चुका है। कुछ टाइम बाद अचानक से ब्लास्ट होता है घर के अंदर, जिसे पूरी छत उड़ जाती है और ये देखकर उसके पेरेंट डर जाते हैं। उसके फादर उसकी मदर को बचाने के लिए खुद को इंजर कर लेते हैं जिससे अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें। उन्हें लगता है और था शायद किसी खतरे में होगा, इसलिए अंदर जाकर चेक करते हैं, लेकिन सामने का माहौल देखकर शॉक्ड जाते हैं क्योंकि आर्थर अभी हवा में उड़ रहा होता है। उसके चारों तरफ एक गोल्डन ऑरा होता है जो कि उसको पूरी तरह से ग्लो कर रहा होता है और अपनी माता पिता की तरफ देखकर वे एक स्मार्ट की स्माइल देता है, जिसके साथ वह नीचे आ जाता है और अब अपने पैरों पर खड़ा होता है और वह ठीक से चल पा रहा होता है। पेरेंट देखकर शॉक्ड जाते हैं, लेकिन अचानक से उसे लगता है ऊपर से लकड़ियां गिर रही हैं। सोचता है आज उसका शायद लास्ट दिन होने वाला है। वह भागने की कोशिश करता है, डर जाता है। उसकी माँ और पिता दोनों लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी मैजिक से फुल्ली प्रोटेक्ट करते हैं और वह रो रही होती हैं। उसको हक करने के बाद भी आंसू निकल रहे होते हैं दोनों लोगों के। बस शॉक जाता है ये सब देखकर और शायद उसके पेरेंट ही उसको अभी से जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा तब तक प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन ये जो आंसुओं की सिचुएशन होती है वह पहली बार ऐसा देख रहा होता है। पिछली लाइफ में भी जो लोग थे वह अपने बच्चों के साथ में ऐसा कुछ नहीं करते थे। वह केवल प्राइड महसूस करते थे जब वह अच्छा करते थे, डिसअपॉइंट महसूस करते थे जब वह उतना अच्छा नहीं कर पाते थे। लेकिन ये पहली बार है कि इस तरह से वह ऐसा कुछ माहौल महसूस कर रहा है और ये सिचुएशन उसके लिए काफ़ी अलग होती है, इसीलिए वह भी आंसू आ जाते हैं और तुरंत अपनी मदर को हक कर लेता है। इस से और भी कुछ सालें बीत जाती हैं और अब अपने फादर के साथ में स्टिक से स्वॉट ट्रेनिंग ले रहा होता है, जिनका नाम होता है रोनाल्ड। और वह कहती हैं कुछ ग्लव्स उसको पहनने के लिए कि ये सब उसके लिए ठीक रहेंगे, लेकिन वो उसको फेंक देता है क्योंकि अभी उसे पता है ये काफ़ी हैवी हैं, उसके लिए इतने ज़्यादा ठीक नहीं, सूटेबल नहीं है। इसलिए एक वुडन स्टिक को उठा लेता है। उसके फादर भी इससे शॉक्ड जाते हैं, लेकिन वह भी एक स्टिक को उठा लेते हैं। अपने फादर पर अटैक करता है। स्किल तो अच्छी होती है, लेकिन वह उसके बाप हैं आखिर स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और फास्ट भी, इसीलिए उसको हर तरह से ब्लॉक कर लेते हैं। लेकिन अपने फादर को देखता है किस तरह से वह अपनी माना के लिए मैजिक के लिए उस स्टिक में पूरी तरह से एब्जॉर्ब करा देते हैं। तो सेम वह भी यूज करता है और अपनी स्वाड में उस माना को लगाता है, जिसके साथ में स्पीड से अटैक करने जाता है और देखकर वह भी शॉक्ड होते हैं। अटैक करता है तो ये देख कर ज़्यादा शॉक्ड जाते हैं कि आर्थर उनकी स्टिक को ही तोड़ देता है। वह कहता है कि फादर मेरी जो स्वाड है वह ज़्यादा मजबूत है और आपकी लकड़ी काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन वह कहते हैं नहीं, इसमें स्टेमिना मैजिक भी मैटर करता है। नेक्स्ट अपनी वाइफ के पास आते हैं एलिसा और कहते हैं कि हमें हमारे ख्याल से अपने सन के लिए अभी ट्रेन करने के लिए इसे टीम भेज देना चाहिए, जिससे कि वह काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग ले पाएगा। लेकिन एलिस मना कर देती है क्योंकि वह अपने 4 साल के बच्चों को अपने से अलग नहीं जाने देगी। वह बेचारा कितना क्यूटीफाई है। वह कहते हैं लेकिन तुम्हें पता भी वह 4 साल का, लेकिन इसने मेरी स्टिक को तोड़ दिया। तुम समझ रही हो ना, वो मुझसे स्ट्रॉन्ग है इस चीज़ में, उसका फ्यूचर अलग है, अभी एक प्रॉड जी है। लेकिन अभी वह नहीं मान रही होती हैं। लेकिन तभी दोनों को सजेशन देता है तो क्यों ना हम 3 लोग ही सिटी चलें। हाँ, ये बेवकूफ़ी वाला एक आइडिया होता है, लेकिन तीनों लोग ही मान जाते हैं, बेशक कितने भी महंगे घर मिले वहाँ पर। यहाँ पर नेक्स्ट टाइम निकलने वाले होते हैं, जहाँ पर कि उसके फादर कुछ फ्रेंड भी उनको ट्रैवल कराने वाले होते हैं सिटी तक। इसीलिए वह उन सबके सामने आकर इंट्रोडक्शन देता है। पहले उनका लीडर एडम, एंजेला और डैड जो उसका साथी होता है, और हेलन जो कि एक मजिशियन होती है और जिसमें एक होती है जैस्मिन। लेकिन वह आर्थर को देखकर थोड़ी सस्पिशियस सी लग रही होती है। नेक्स्ट वो निकल पड़ते हैं अपनी सिटी की तरफ, जहाँ पर कि वह इन सब की ट्रैवलिंग की चीज़ें देखता है तो सोचता है ये सभी लोग काफ़ी पुराने ज़माने की चीज़ों को यूज करते हैं। हमारे यहाँ तो एयर ऑर्वर्स होते हैं जो कि काफ़ी अच्छे से ट्रैवल करने में आसानी होती है। लेकिन जब वह खाना बनाने की जगह रुक जाते हैं तो जो खाने की स्मेल इतनी अच्छी होती है कि बहुत सारे
मोस्टर भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसे फाइट करने के लिए तुरंत ही जैस्मिन सामने तरफ जाती है और अटैक करना स्टार्ट करती है उन सभी बॉल्स के ऊपर, जहाँ पर कि रोनाल्ड और बाकी सारे लोग होते हैं वह भी यूज करते हैं। डैड और एंजेला वे लोग मैजिक से यूज करते हैं जिनको सभी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके साथ में सब लोग बैठ जाते हैं। लेकिन खाना खाते टाइम उसकी वाइफ देखती है कि रोनाल्ड है, उसके हाथ पर अभी भी जख्म है, खून बह रहा है, इसीलिए एलिस जाकर उसके हाथ को हील करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन सारे लोग होते हैं तुरंत ही इधर उधर की जाकर प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। भाई देखकर शॉक्ड जाता है कि आखिर इस तरह से लोग क्यों कर रहे हैं। तो पता चलता है उसकी माँ जिस हीलिंग मैजिक को यूज करती है वह काफी रेयर मैजिक होता है। वह इतना ज़्यादा रेयर होता है यदि किसी को पता चल गया कि शायद वो उसको किडनैप करने की भी कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए वे लोग इस तरह से कंट्री साइड यानी एक विलेज में आकर रहने लगे थे। लेकिन सब खत्म होने के बाद नेक्स्ट बाकी एक जगह बैठ जाती हैं। इस तरह से रात बीत रही होती है। लेकिन एडम के लिए एकदम जोश चढ़ता है कि चलो मैं भी आज ऑर्थर के लिए थोड़ी ट्रेनिंग दूंगा। इसलिए अपनी स्पीयर की जो सामने का शार्प हिस्सा होता है उसको वह कपड़े से रैप कर लेता है और कहता है देखो मैं किस तरह से तुमको स्पीयर चलाना सिखाता हूँ। वह कहता है ठीक है। इसी के साथ में अपने स्वाद में मैजिक को यूज करता है, अपने पैरों में माना को यूज करता है, जिसके साथ में लाइटिंग स्पीड की तरह स्पीड से जाकर चार्ज कर देता है इस चीज़ का एडवांटेज लेने के लिए, क्योंकि बच्चा है वह एडवांटेज लेना जरूरी है। कुछ करने से पहले लाइट की तरह उसके सामने से गायब हो जाता है, उसके पीछे पहुंच जाता है। इस वजह से एडम को वहां से बचना पड़ता है, वह सरप्राइज रह जाता है। लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है, इसलिए एडवांटेज मिलता है एडम के लिए और वह अटैक कर देता है। लेकिन फिर भी दोनों के बीच में एक फाइट हो जाती है जिससे उस फाइट में वह लॉक होकर रह जाता है। लेकिन एक हिट के साथ में पीछे चला जाता है क्योंकि अभी भी उसकी जो बॉडी है वह काफी हल्की होती है। लेकिन एंजेला उसको बचा लेती है अपने बिंड मैजिक से। लेकिन सभी लोग होते हैं अभी केवल स्क्रॉल कर रहे होते हैं एडम के लिए आखिर इस तरह से एक बच्चे को ऊपर इतना हार्ड कैसे जा सकता है जो कि 4 साल का है। लेकिन बेचारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसने क्या करे, भाई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सुनने वाला होता है एक बच्चे के खिलाफ उसकी बातें। लेकिन ये सब देखने के बाद जैस्मिन थोड़ी सी इंटरेस्टिंग दिख रही होती है उसमें और उसकी टेक्निक के बारे में पूछती है। लेकिन नेक्स्ट से सुबह टाइम में निकल पड़ती हैं, खाना खाते हैं, शाम टाइम आराम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, आर्चरी वगैरह सीखता है, अपने फादर से पुशअप सीखता है, जास्मीन से लाइटिंग स्पीड सीखता है। जास्मीन भी अब उसको पसंद करना स्टार्ट कर चुकी होती है कि सच में बच्चा काफ़ी क्यूट है और काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड भी है। लेकिन वो उसको एक छोटा सा नाइफ देती है, हाँ उसके लिए सच में शायद फिट बैठेगा, हाँ ये कह सकते हैं, उसकी पार्टी में इनविटेशन भी मान सकते हैं। लेकिन उसकी माँ उसको बुला लेती हैं कि हाँ इस चीज़ों में पढ़ना भी ठीक नहीं है। रास्ते में जब जा रहे होते हैं अचानक से काफ़ी सारे एरो जाकर उनके रास्तों को रोक लेते हैं। इनका मतलब होता है कि बैंडिट्स ने उनके ऊपर अटैक कर दिया है। ये देखकर तुरंत ही एडम और डैड दोनों बाहर आ जाते हैं और बिंड मैजिक से एंजेला सारे एरोज को दूर फेंक देती है। लेकिन अभी ऑर्थर भी बाहर की तरफ देखने की थोड़ी कोशिश करता है तो पता चलता है उनको चारों तरफ से घेर लिया गया है। बहुत सारे यहाँ पर बैंडिट्स होते हैं। लेकिन तभी उनका लीडर ऑर्डर देता है सभी लोगों को खत्म कर दिया जाए, केवल उस बच्चे को और एलिस को छोड़ दिया जाए, वे काफी महंगे बिकेंगे। लेकिन इस तरह से फाइट स्टार्ट हो जाती है। जो भी बैंडिट्स होते हैं उन सभी को मारना स्टार्ट कर चुके होते हैं। सभी लोगों को धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा होता है। ऑर्थर भी ये सब देख रहा होता है। यहाँ तक रोनाल्ड भी जानता है कि उसके जो टीममेट्स हैं वे इंडिविजुअल है, इकलौते अलग अलग फाइट करने में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। लेकिन बैंडिट्स होते हैं जो कि आउट नंबर्स होते हैं, इसीलिए इस चीज का फायदा उठाकर आसानी से उन पर ओवर पावर हो सकते हैं। वे लोग भी अब थकने लगे होते हैं, आखिर कितने लोग उसी में लगातार फाइट कर सकते हैं। और यहाँ पर रोनाल्ड को उनका लीडर आकर डायरेक्ट चैलेंज करता है और एक हिट से रोनाल्ड दूर जाकर गिरता है। रेनाल्ड उसी कैरेज पर जाकर गिरा होता है जिसके अंदर एलिस और उसका सन होता है। लेकिन एलिस हेल्प करना चाहती है लेकिन रोनाल्ड उसको मना कर देता है क्योंकि उसका हीलिंग मैजिक पता चल गया लोगों को तो शायद और भी ज़्यादा दिक्कत बढ़ सकती है। इसीलिए कहता है आर्थर से अपनी मदर को लेकर यहाँ से जाने के लिए। आर्थर फाइट करना चाहता है क्योंकि वह भी इतना स्ट्रॉन्ग तो हो चुका है कि अपनी आपको प्रोटेक्ट करके फाइट भी कर सके। लेकिन उसके फादर कह दें तुम्हारे पास जो स्ट्रेंथ है इससे तुम अपनी मदर के लिए सेव करो क्योंकि उनके पेट के अंदर एक और चाइल्ड है। तुरंत ही अपने फादर की बात सुनता है और अपनी मदर को लेकर वहां से निकल जाता है। और रेनाल्ड जो कि उस लीडर के साथ में फाइट के लिए दोबारा से अटैक करता है लेकिन वह बंदा ब्लॉक कर लेता है। इधर वो अपनी माँ के साथ में भाग रहा होता है लेकिन अचानक से सामने से 2 और लोग अटैक करने आते हैं। लेकिन अच्छा है कि उनकी जो पार्टी वह काफी प्रोफेशनल है, पहले से वे हेल्प करते हैं, उन दोनों को ढेर कर देते हैं और इस तरह से जो भी लोग आ रहे होते हैं उन सबको वह खत्म करते जा रहे होते हैं। आगे तरफ जिस तरह से भागते जा रहे होते हैं अचानक से उनका एक मैजिशियन से सामना होता है जो कि एक बिंड मैजिक को यूज करता है और अटैक कर देता है। आर्थर ये देखता है अपनी माँ के लिए दूसरी तरफ धक्का दे देता है और जिसके साथ में खुद हिट हो जाता है उसी मैजिक से जिसके साथ में दोबारा से अटैक करने जा रहा होता है। लेकिन आर्थर कहता है मरूंगा लेकिन मैं अकेला नहीं मरूंगा, तुझे तो साथ लेकर जाऊंगा। इसी के साथ में वो उसको भी नीचे तरफ खींच लेता है। यहाँ पर डैड और एंजेला दोनों उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं लेकिन वह फेल रह रहे होते हैं। उसकी माँ उसको आवाज़ दे रही होती है आर्थर, लेकिन वह सच में अब ऐसा महसूस कर रहा होता है कि शायद उसने कुछ ऐसी चीज़ें या फिर कुछ तो है जो कि अचीव कर लिया है। वह खुश होता है लेकिन अपनी माँ के आंसू देखकर वह एक
बात याद करता है कि वह बड़ा भाई बनने वाला था, लेकिन इसी के साथ में अब वह नीचे तरफ गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुली होती हैं तो सब में काफ़ी डार्क होता है। वह काफ़ी ज़्यादा ही शॉक्ड होता है इस तरह का माहौल देखकर, और इस बात से ज़्यादा शॉक्ड कि अभी वह जिंदा है। सच में काफ़ी अलग चीज़ है। लेकिन जैसे ही वह उठता है अचानक से पूरा ग्राउंड कांपने लगा होता है। सोचता है आखिर यहाँ पर क्या इतना खतरनाक और भारी भरकम है। पता चलता है उसके सामने एक बहुत बड़ा डीमन होता है। वो डीमन काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी दिख रहा होता है, तो वह उसको आर्थर नाम से बुलाता है। वह समझ जाता है इस डीमन से जब तक वह फाइट नहीं करेगा तब तक वह इससे नहीं भाग पाएगा। लेकिन तुरंत इसे अटैक करने जाता है। वह एक उंगली के फ्लिक के साथ उसको फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, और वैसे चिंता मत करो, मैं एक फ्रेंड हूँ, कोई दुश्मन नहीं हूँ। जैसे के साथ में डीमन मॉन्स्टर होता है पास में जाकर कुछ फ्रूट्स को तोड़कर लाता है जिससे कि वह उसको खाने के लिए दे सके, और कहता है इनको तुम फिनिश करो, जिसके बाद ही हम अपने बात को स्टार्ट करेंगे। जब तक नहीं खाओगे तब तक हम कोई बात नहीं करने वाले हैं। वह खाना स्टार्ट करता है और फिर पूछता है कि वैसे आखिर मेरी फैमिली क्या है, प्रोटेक्टेड है कि या नहीं, या फिर सब कुछ ठीक है ना। वह तुरंत एक पिक्चर दिखाता है जिसमें कि सारे बैंडेट्स मर चुकी होती हैं और उसके जो भी साथी थे वे सारे सर्वाइव कर चुके थे, और वहाँ से वे आगे तरफ निकल चुके हैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जो कि खुशी के आंसू होते हैं कि सभी लोग अभी सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। तुरंत वह पूछता है आपका नाम क्या है, जिससे मैं आपको प्रॉपरली थैंक्स कह सकूँ। उसका नाम होता है सिल्विया, यानी वे एक फीमेल होती है। जिसके साथ में वह पूछता है कि वह अपने घर जाना चाहता है पेरेंट के साथ में, तो आखिर वह कैसे जा सकता है। वह कहते हैं उसके लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि यहाँ से तुम्हें पूरी तरह से जंगलों से गुजरना होगा, पहाड़ों से गुजरना होगा, जिसमें कि बहुत खतरनाक मॉन्स्टर हैं, लुटेरे हैं, बैंडिट्स हैं, और लेकिन जिसके लिए वे एक टेलीपोर्टेशन भी यूज कर सकती है, लेकिन जिसके लिए उसे काफ़ी टाइम लगने वाला है। वे इस बात से खुश होता है, इसके साथ में अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जब तक कि सेल्विया उसके लिए यहाँ से जाने का प्रबंध करे या टेलीपोर्टेशन भी बनाए उसके लिए। लेकिन जिस तरह से ट्रेनिंग चल रही होती है वह काफ़ी अच्छे दिन जा रहे होते हैं। उसका जो कोर होता है वो उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेडिटेट कर रहा होता है। लेकिन सेल्विया कहती है कि मेरे पास एक और ट्रिक है जो कि कभी भी ह्यूमन नहीं जान पाए हैं। तुरंत ही वे एक नेचर के अंदर से ही एक पावरफुल बॉल बना लेती है जो कि मैजिक बॉल होती है। वे देखकर शॉक्ड जाता है। वह कहती है कि ह्यूमन्स हैं जो कि अपनी माना को केवल एक जगह एकत्रित करना ही सब कुछ समझते हैं, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। अंदर भी आप एक माना की बॉल क्रिएट कर सकते हैं और बाहर भी एक मैजिक बॉल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि नेचर का नियम है। वह कहता है आखिर ये कैसे हुआ, क्या मैं सीख सकता हूँ। वह कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं तुमको सारे ट्रिक्स सिखाऊंगा, लेकिन ये बताओ अगर तुम ये सब मैजिक क्यों सीखना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहती हो। तो वह कहता है वह अपने आसपास के जिनको वह केयर करता है उनको यदि कोई हट करने की कोशिश करेगा तो उनको मैं जान से मार दूंगा। इसीलिए ये आइडिया उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसीलिए वो उसको हिट करके दूर फेंक देती है। लेकिन वह सोचता है यही तो सब कुछ था जो कि उसने अब तक सीखा है अपनी पास्ट लाइफ में, यही तो सीखता हुआ है, आखिर इसके अलावा हम पावर को क्यों यूज करेंगे। तो वह कहती है मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आया, तुम केवल लोगों को मारने के बारे में सोचते हो। क्या सच में तुम्हें मारना और इस तरह के बॉलिंग दिखाना ज़्यादा पसंद है। और यहाँ तक कि वो उसकी पुरानी लाइफ के बारे में सिल्विया जानती है। वह कहती है सब कुछ मैजिक से लोगों को मारना ही नहीं, बॉलिंग दिखाना नहीं, बल्कि उसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसे हम मैजिक से कर सकते हैं। फिर तभी वह उससे कहती है उससे प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है लोगों को। वह कहती है बताओ अगर तुम ये मैजिक क्यों सीखना चाहते हो। तो वह कहता है अपने करीबियों को, अपने चाहने वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए। वह कहते ठीक है हमारा ये गोल पसंद आया, इसीलिए मैं तुमको मैजिक सिखाऊंगी। तुरंत ही वह मैजिक क्रिएट करना स्टार्ट करता है जैसे कि उसने सिखाया होता है, और जिसके साथ में आर्थर होता है अपनी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। वह काफी ज्यादा जल्दी सारी चीजें इस पे सीख रहा होता है। जैसी वह सिल्विया को जाकर सिखाने वाला होता है वो उसको हिट करती है और पत्थरों के नीचे दबा देती है। वह कहता है कि ये सब क्या है। तो वह तुरंत टेलीपैथी से कहती है बिल्कुल शांत रहे, वह सांस की भी आवाज बाहर ना आने दे। वह तुरंत ही चुप हो जाता है। अचानक से उसकी तरह दिखने वाले एक और डीमन उसके पास आता है और वह सिल्विया से कहता है कि वो उसके साथ में आ जाए, लेकिन सिल्विया तुरंत ही मना कर देती है। तो तुरंत ही वह सिल्विया के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे सिल्विया ब्लॉक करती है, लेकिन फिर भी वह काफी हर्ट हो जाती है, जिससे कि आर्थर चिंतित होता है। तो टेलीपैथी द्वारा बताती है चिंता ना करने के लिए सब कुछ ठीक है। तुरंत ही वह अपनी पावर को रिलीज करना स्टार्ट करती है और उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है, जिसके साथ में वह एक वाइट ड्रैगन में बदल जाती है और अपनी पावरफुल बीम से अटैक कर देती है, जिसको वह डीमन ब्लॉक करने की ट्राई कर रहा होता है। तो वह कहता है इस तरह से इस अटैक से तुम्हारी बहुत सारे माना कंज्यूम हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ भी खतरे में आ जाएगी। वह कहती है मुझे कोई भी अब रिग्रेट नहीं है इस लाइफ में, तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इस लाइफ से अब खुश हूँ एंड होने के बाद भी। लेकिन जैसे वह अटैक करता है जिससे वह तुरंत प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है आर्थर को भी, जिससे वह डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे कि आर्थर को कुछ भी ना हो। लेकिन अभी वह पावरफुल अटैक को यूज करने वाला होता है, जिससे कि वह एक बार में ही सिल्विया को खत्म कर दे, क्योंकि वह अभी काफी कमजोर है। जिसके साथ में अपनी लास्ट पावर को यूज करके टाइम को स्टॉप कर देती है और कहती है आर्थर से बाहर आने के
के लिए तो तुम एक पोर्टल को क्रिएट कर देती है और कहती है यहाँ से तुम वापस चले जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा टाइम यहाँ से वापस जाने का आ चुका है और ये पोर्टल तुम्हें घर तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन यहाँ से काफी दूर पहुंचा देगा जहाँ से तुम आसानी से अपने घर जा पाओगे। लेकिन ये देखकर वह काफ़ी शॉक्ड होता है, क्योंकि सिल्विया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रही होती है, लेकिन वह तुरंत ही उसके लिए एक अपना एग देती है और एक फीदर दे देती है, जिसके साथ उसको किस करती है, जिसकी वजह से उसके हाथों पर अचानक से कुछ मार्क्स आने लगते हैं, कुछ टैटू आ जाते हैं। वह देखकर शॉक्ड जाता है, लेकिन वह कहती है इन सभी के अर्थ तुम फ्यूचर में जब टाइम आएगा तो अपने आप ही जान जाओगे, इसलिए अभी तुम्हारे जाने का टाइम आ चुका है। लेकिन वह कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस मैजिक को यूज करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर देख कर ही लग रहा हूँ इस बात मैं फेल रह रहा हूँ, मैं सच में ये सब नहीं कर सकता, मैं काफी ज़्यादा वीक हूँ। लेकिन वह कहते हैं ना करने के लिए, क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है उस पर तुम्हारा जो वादा है वह बिल्कुल भी लागू नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह उसको एक फैमिली मान चुका है, इसीलिए वह उसको छोड़कर ऐसे नहीं जाना चाहता है, वह उसके लिए एक फैमिली की तरह ही है। लेकिन वह कहती है वैसे पोर्टल को बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है, मैंने बस तुम्हारे साथ में और भी टाइम स्पेंड करने के लिए और तुम्हारे साथ में थोड़ा रहने के लिए ही उस पोर्टल के लिए ज़्यादा टाइम खींचा था। वह सुनकर काफ़ी खुश होता है और कहता है आप मेरे लिए एक मदर की तरह ही हैं। तो वह कहते हैं कि तुम्हारे पास में खुद की एक मदर है, तो वह कहता है कि मैं तुम्हें ग्रैंड मदर बुलाऊंगा। फिर वैसे काफ़ी खुश होती हैं, उसको वापस जाने के लिए पोर्टल की तरफ धक्का देती हैं। वह वहाँ से तुरंत फीदर और एग लेकर वहाँ से चला जाता है। जैसे लास्ट टाइम गुड बाय करने के लिए पीछे देखता है, अचानक से पोर्टल अंदर तरफ उसे खींच लेता है, पोर्टल को गायब करती है, जिसके साथ में टाइम को फिर से स्टार्ट कर देती हैं और जो पावरफुल अटैक हिट होने वाला था उसको तुरंत ही हिट होने देती हैं, जिसके साथ में डीमन काफी अधिक कॉन्फिडेंट होता है कि अब हरा चुका है सिल्विया के लिए। लेकिन जैसे उसके करीब जाता है, सिल्विया तुरंत ही एक पावरफुल पॉइंट ब्लैंक अटैक करती है, जिससे कि काफी खतरनाक ब्लास्ट होता है। लेकिन इधर ऑर्थर उस टेलीपोर्टेशन के अंदर जा रहा होता है, वह काफी सैड होता है। तुरंत एक आवाज आती है ना करने के लिए, तुम्हारी जो सैडनेस है वो उसको तुम यूज करके तुम एक हैप्पीनेस में बदलो और स्ट्रॉन्ग बनो। वह कहते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो वह कहती है मुझे भरोसा है कि तुम ये सब कर पाओगे, क्योंकि तुम पास्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे बेहतर एक किंग रही हो। ये सुनकर वह शॉक्ड जाता है कि सच में उसकी पास्ट के बारे में क्या वह जानती है। वह पूछता है तो क्या वैसे तुम ही हो जो कि मुझे इस वर्ल्ड में लेकर आई हो, लेकिन इस बात का कोई वह जवाब दे पाए उससे पहले ही वह पोर्टल से बाहर निकल जाता है और वह एक जगह का जंगल में गिरा होता है। और आर्थर भी ये बात जानता है कि जंगल है पूरी तरह से खतरों से भरा हुआ है। अचानक से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, तो लाइटिंग स्पीड से उधर तरफ जाता है और देखता है एक एल्फ गर्ल को कुछ बैंडिट ने पकड़ लिया होता है, जिसको देखने के बाद उसका खून खोलने लगता है, क्योंकि यही दृश्य तो उसको पहले भी देखने को मिला था जब उन लोगों के ऊपर भी अटैक किया था बैंडिट द्वारा। इसलिए गुस्से में आ जाता है, लेकिन जिस तरह से उसने सिल्विया से वादा किया था कि भी इस तरह से वॉयलेंस ज़्यादा नहीं दिखाएगा और केवल लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए पावर यूज करेगा, इसलिए थोड़ा शांत रहता है और लोगों का पीछा करना जारी रहता है, जिससे कि वे लोग जैसे ही ह्यूमन विलेज में जाएंगे तो अपना रास्ता ही वह देख पाएगा। एक जगह वे लोग रुक जाते हैं जहाँ पर कि वे लोग थोड़ा आराम करेंगे और खाना वगैरह खाएं, लेकिन ये सब वह भी देख रहा होता है। लेकिन वे लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं उस बच्चे के साथ में कुछ मौज मस्ती करने के बारे में, उसको बेचने से पहले, क्योंकि वे लोग बेचने के लिए उसे ले जा रहे होते हैं। लेकिन ये बात ऑर्थर को बहुत गुस्से में दिला देती है, क्योंकि ये एक ऐसी लाइन होती है जिसको वह क्रॉस करने जा रहे होते हैं। तुरंत ही अपनी माना को एक जगह इकट्ठा करने लगता है अटैक करने के लिए, लेकिन अचानक से देखता है तीनों जो बीस्ट होते हैं जो कंट्रोल किए जा रहे होते हैं लोगों द्वारा, उनके ऊपर कुछ सीड्स फेंकता है, जिससे वह चिल्लाने लगते हैं, जिस वजह से और भी मॉन्स्टर उन तरफ अटैक हो सकते हैं। इसलिए एक बंदा जाकर उनको हिट करने लगता है, लेकिन ये मौके का फायदा देखकर वह तुरंत ही अपने हाथों के चारों तरफ एक माना का ब्लेड बना लेता है और इस फिर जाकर एक बंदे के ऊपर हिट करता है। जैसे दूसरा बंदा उस तरफ आ रहा होता है, उससे पहले भी एक नाइफ को भी उससे चोरी कर लेता है, लेकिन जिसके साथ में वो दूसरे बंदे को भी खत्म कर देता है। तुरंत तीसरा भी अपने फ्रेंड को देखने के लिए आता है, लेकिन वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वह केवल पैर तक ही अटैक कर पाता है, उसकी लंबाई ज़्यादा होती है इसीलिए। लेकिन वो तुरंत ही अपने चौथे फ्रेंड को बुला लेता है। चौथा उसका फ्रेंड आता है तो देखकर शॉक्ड जाता है, क्योंकि छोटा सा बच्चा इतने आसानी से मैजिक यूज कर पा रहा है, मतलब एक मेज है तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होगी। ये काफ़ी रेयर होता है कि इतने कम उम्र में कोई मैजिक यूज कर पाए, इसलिए नाइफ को फेंक देता है और मैजिक से उसको पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे कि वह ज़्यादा इंजर्ड ना हो और न मरे भी ना। अपने मैजिक क्लो से तुरंत उस पर अटैक कर देता है, जिससे वह आखिरकार डॉज कर ही लेता है। स्पीड से आकर उसे किक से अटैक करता है, लेकिन उस बंदे की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, वह डॉज कर लेता है। अपनी नाइफ से अटैक करता है जो उसके थ्रेड से बना होता है, लेकिन उससे वह डॉज करके उसे पकड़कर उस पर किक मार देता है। ऑर्थर को वह अप डाउन पकड़ लेता है। आर्थर तुरंत ही अपने मैजिक से उसके पैर में आग लगा देता है और थ्रेड को पकड़ खींचता है और नाइफ को दोबारा से फेंक देता है जैसे उसको मौका मिलता है। इस बार वो बैंडेड होता है, उसके चारों तरफ वह नाइफ घूमता है और डायरेक्ट जाकर उसके हेड शॉट हिट होता है। उसके पास कोई चांस ही ना होता है डॉज करने का।
लास्ट वाला बैंडेज पता होता है उसको भी वह फिनिश कर देता है, जिसके साथ में वह एल्फ के लिए अंदर जाता है और सेव करता है। बगल कहते हैं कि तुम कौन हो, तो वह कहते हैं इंतजार ना करने के लिए हम बस ऐसे एक्सीडेंटली मिल चुके हैं और अभी तुम फ्री हो पूरी तरह से, अभी तुम यहाँ से कहीं भी अपने घर जा सकती हो। सारी बॉडीज को कवर कर देता है जिससे वह गर्ल इस सब वॉयलेंस देखकर डर न जाए। बगल कहती है वैसे हम लोग यहाँ पर मिल कैसे गए, वह कहते हैं चिंता ना करने के लिए, वैसे अभी से मैं अपने तरफ निकल जाऊंगा, मैं तुमको कोई परेशान भी नहीं करूंगा। वहाँ से कुछ लगेज वगैरह मिल जाता है जो कि उसे काफ़ी काम आएगा, इसलिए उसको भी ले चलता है और वह गर्ल तुरंत ही डरने लगती है, उसको जाने से पहले पकड़ लेती है और कहती है मुझे डर लग रहा है इसीलिए तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो। वह उसकी बात को मानता है, लेकिन वो उन सभी बीस्ट को देखता है जो कि उनको द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे, लेकिन उनको आज़ाद करना सही नहीं समझता है। लेकिन वे एल्फ हमेशा जानवर से बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए वह उसको आज़ाद करने के लिए कहती है। वह कहता है कि सच में ये करना चाहती है, वो लोग हम पर तो अटैक नहीं करेंगे ना दोबारा। वह कहती है अंतर ना करने के लिए। जैसे ही वह आज़ाद करती है वे लोग वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसे छोड़ देंगे तो आगे चल के वह जल्दी मारे जाते। लेकिन आर्थर ये देखकर शॉक्ड जाता है किस तरह से वह गर्ल है उसका नेचर के साथ में इतना अच्छा जुड़ाव है। नेक्स्ट वो लोग अपनी जर्नी के लिए वहाँ से कंटिन्यू करते हैं, जिस तरह से आगे तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर कि वह कुछ खाना खाता है। जिस गर्ल का नाम होता है टेसा, और वह खाना नहीं खाना चाहती लेकिन फिर भी उसे खाने के लिए देता है जिससे कि उसकी बॉडी है मजबूत बने, क्योंकि ये बात सिल्विया ने कही थी खाना भी जरूरी है अपनी बॉडी को मजबूत करने के लिए। लेकिन वह गर्ल कहती है खाना उतना अच्छा नहीं है, उसे कुछ स्वीट मीठा चाहिए। वह सोचने लगता है सच में अपनी एज के किसी चाइल्ड के साथ में पहली बार है, उसे भी साथ बच्चों की तरह थोड़ा बहुत तो बिहेव करना ही चाहिए, क्योंकि वह सच में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बिहेव करता है। लेकिन वह पूछते आकर भी इस तरह से जंगल में क्या कर रहा है, तो बताता है वह अपने पेरेंट्स से अलग हो चुका है, इसीलिए उनको ढूंढने के लिए जा रहा है। लेकिन वो उस तरह से उसके एल्फ विलेज को ढूंढने में हेल्प कर रहा होता है जिससे कि जल्द से जल्द वो उसके एल्फ विलेज में छोड़ दे। लेकिन उससे बात करने के बाद उसे ये बात तो पता चल जाती है कि जो एल्फ्स की लाइफ है वह काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन से अलग होती है। लेकिन उसे ये बात पता चलती है कि शायद एक बॉल पे उनका पीछा भी कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट रात हो जाती है, वो एक टेंट क्रिएट करता है जहाँ पर कि वह उसको सोने के लिए अंदर भेज देता है। वह बाहर खुद आ जाता है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन उसके हाथ में जो एग होता है वो उसको अभी देख रहा होता है कि ये सब है क्या। लेकिन तुरंत ही अंदर से टेस आवाज़ मारती है और कहती है तुम भी अंदर आ जाओ। वह कहते नहीं वहीं पर ठीक है, तो वह कहती है ना करो, वह किसी को नहीं बताएगी कि हम लोग साथ में एक टेंट में सोए थे। लेकिन इस बात पर वह कहता है ये सब कोई बात नहीं, वह उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है उसके लिए। लेकिन वह अंदर चला जाता है, यहाँ पर वह बैठ जाता है, वह वहीं लेटी होती है, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है। वह कहता है क्या हुआ, तो वह कहती है कि मैंने सुना है सारे मैंस होते हैं वह काफ़ी परवर्ड होते हैं। वह कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आखिर ये सब किसने कहा, तो कहते उसके ग्रैंडफादर ने कहा कि सारे मैंस परवर्ड होते हैं। वह कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नोबल्स ही होते हैं जो कि एक से ज़्यादा वुमेंस को मेंटेन कर पाते हैं, इतना खर्चा उठा पाते हैं। लेकिन उसकी पूरी बात सुनने से पहले ही वह सो जाती है। डेली इस तरह से दिन बीतते हैं और अब टेस काफ़ी अधिक कंफर्टेबल होती जा रही होती है आर्थर के आसपास में। इस तरह से वह जल्द से जल्दी करना चाहता है, उसके विलेज में उसे छोड़ना चाहता है। लेकिन नेक्स्ट वे एक जगह पहुंच जाता है तो अचानक से उसकी कोर होता है उसमें दर्द होने लगता है और जिसकी वजह से बिल्कुल चल भी नहीं पा रहा होता है। लेकिन ऐसे वहाँ से चले जाते तुरंत कुछ हर्ब्स को ढूंढने के लिए जिससे कि उसके लिए शायद कुछ मेडिसिन बना सके। लेकिन जब वह वहीं पर वेट कर रहा होता है उसका अचानक से वहाँ पर भाई बॉल्फ आ जाता है जिसको उसने आज़ाद कराया था। वह सोचता है शायद अभी उसकी कंडीशन इतनी बुरी है इसीलिए वो उसे बदला लेने के लिए आया, उसे अटैक करने वाला है। तुरंत ही वहाँ पर आ जाती है टेस और वह तुरंत ही उसको आवाज़ देता है कि इस तरह ना आए वह बॉल जल्दी हम पर अटैक कर देगा। लेकिन वह बॉल वहाँ पर एक छोटा सा बॉल छोड़कर वापस चला जाता है। ये देखकर तो वह खुद शॉक्ड होता है। टेस कहती है हमने उसको सेव किया था, आज़ाद किया था, इसीलिए वह हमको थैंक्स बोलता है, इसलिए थैंक्स कहने के लिए बोर्ड छोड़कर गया है। तुरंत ही वो लोग बैठ जाते हैं और वह उस बॉल को पकड़ खाने लगते हैं जिससे थोड़ा सा आराम मिलता है। लेकिन बताते मुझे कोई हर्ब्स तो नहीं मिली, लेकिन ये मशरूम मिले जो कि हमारे विलेज में काफ़ी ज़्यादा खाए जाते हैं। मशरूम खाने के बाद आखिरकार उसे डायरिया का शिकार होना पड़ता है, जिसके साथ में रात में आराम करते हैं। जहाँ पर के टेस होती बताना स्टार्ट करती है डोर्स और ह्यूमंस के किंगडम्स के बारे में। उसने बहुत सारी बातें सुनी है, बहुत सारी लड़ाइयाँ सुनी है, लेकिन वे इन दोनों किंगडम को घूमना चाहती है और देखना चाहती है। लेकिन इस तरह से एल्फ्स को बाहर जाना मना है क्योंकि ये दो किंगडम्स है बहुत बुरे लोगों के किंगडम है, बहुत बुरे लोग वहाँ रहते हैं, इसीलिए आउटसाइडर हमारे किंगडम में भी आना बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। लेकिन उसकी आधी बात सुनने से पहले ही वह तुरंत ही सो चुका होता है। सुबह होती है जिसके साथ में फिर से जाने लगता है, लेकिन अभी भी उसको पेन हो रहा होता है। लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कहता है क्योंकि एल्फ विलेज करीबी होता है, इसलिए उसको छोड़कर वापस जाना चाहता है। लेकिन जब रास्ते में जा रही होती हैं तो वह कहती है हम लोग अब काफ़ी करीब आ चुकी हैं, हम लोग अब फ्रेंड बन चुके हैं। ये सुनकर बस शॉक्ड जाता है क्योंकि फ्रेंड जैसी चीज़ उसकी लाइफ में नहीं है। वही सुनकर ही ऑकवर्ड महसूस कर रहा होता है। लेकिन तुरंत ही सामने देखते हैं तो वहाँ पर एक पोर्टल होता है। वह कहती है आखिरकार हम एल्फ विलेज पहुँच चुके हैं। तुरंत ही वह भी देखकर शॉक्ड जाता है। वह अंदर जाती है और उसके हाथ को पकड़ने के लिए कहती है अंदर जाने के लिए। वह भी पहुँच जाता है, अंदर जाकर गिरा होता है जहाँ पर कि काफ़ी सारे सोल्जर्स आते हैं उसको पकड़ने के लिए और
उसे एक इंट्रूडर बुला रहे होते हैं, यानी जो कि एक बाहरी व्यक्ति हमारे किंगडम का नहीं हो। लेकिन भाई देखकर शॉक जाता है कि जिस तरह से वह एल्फ गर्ल टेसा, उसका चेहरे के सारे इंप्रेशन अब बदल चुकी होती हैं, बिल्कुल अलग दिख रही होती है, बिल्कुल शांत कूल दिख रही होती है। सोचता अभी थोड़ी देर पहले उसने जंगल में कहा था कि हम लोग फ्रेंड्स हैं, लेकिन सच में उस पर इतनी जल्दी ट्रस्ट करना भी इतना अच्छा नहीं है, वे ट्रस्ट के लायक नहीं है। लेकिन अचानक से वे सोल्जर उसको मारने वाले होते हैं तो अचानक से होश में आती है टेस और कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी कभी उसे छोड़ो। लेकिन वह कहती है एक इंट्रूडर है, ये खतरनाक है, हमारे लिए काफ़ी खतरा हो सकता है, इसलिए हमें मारना होगा। लेकिन वह कहती है बिल्कुल तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसने मेरी लाइफ को बचाया है, उसने मुझे सेव किया है। लेकिन इस बात पर कोई भरोसा नहीं करना चाहता और वो उसको खत्म करने के लिए इंसिस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक लाइट चमकती है और एक आवाज़ आती है शट अप, तुम लोग चुप रहो। लेकिन ये देखकर शॉक जाते हैं, वहाँ एक पोर्टल खुलता है, वहाँ से एक ओल्ड मैन आता है और कहता है उस बच्चे को वहाँ से जान दो, अभी अभी छोड़ दो। तुरंत ही जाकर टेस उसको चेक कर दी क्या वह ठीक है। उन सोल्जर्स को स्कॉल करती हो तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसको इस तरह से हट करने की। लेकिन तुरंत ही ओल्ड मैन कहता है इस तरह से एक ह्यूमन को देखने के बाद हम लोगों की इस तरह की प्रक्रिया देना एकदम ही नॉर्मल है। लेकिन अपने बारे इंट्रोडक्शन देता है, उसका नाम बेरियम है और वे इस किंगडम का फॉर्मल किंग है, यानी पहले किंग था, भी वो रिटायरमेंट ले चुका है, उसका सन अभी किंग है। ये देखकर वो खुश हो रह जाता है, इस तरह की डम गर्ल एक प्रिंसेस है। लेकिन इस बात पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं क्या तुमने नहीं बताया अपने रॉयल स्टेटस के बारे में आर्थर के लिए। लेकिन वह कहती है हाँ मैंने बताया था। आर्थर कहता नहीं उसने नहीं बताया था। तुरंत वहाँ पर किंग आ जाती हैं और जो कि टेस के फादर होते हैं वह तुरंत ही कहते हैं उस बच्चों को पकड़ लिया जाए और उसको अभी कभी एग्जीक्यूट कर दिया जाए। लेकिन इस बात पर तुरंत ही टेस मना करती है और सेम उसके ग्रैंडफादर भी कहते हैं और चुप रहने के लिए कहते हैं ये सब ना करने के लिए। क्योंकि टेस कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल आर्थर था जिसने कि उसको बचाया, प्रोटेक्ट किया, जिसके बाद भी यहाँ पर एक्सकोर्ट करके लाया है। ग्रैंडफादर तुरंत ही कहते हैं कि सभी लोग भी वापस चलो और वैसे आर्थर से भी उसको थोड़ी बात करनी है क्योंकि अलग ही माना उसको उससे महसूस हो रहा होता है। तुरंत टेस उसको लेकर चली जाती है। जब जा रहा होता है ब्लेज के अंदर, सिटी के अंदर, यहाँ पर सभी लोग उसको काफ़ी अजीब देख रहे होते हैं क्योंकि जिस तरह से ह्यूमंस और एल्फ्स की जो वॉर की पुरानी हिस्ट्री है वह काफ़ी खतरनाक रह चुकी है। जैसे जैसे आगे तरफ जा रहा होता है तो सोचने लगता है पास्ट के बारे में, जिस तरह से उसने हेल्प की मांगी थी टेस से, वह किस तरह से कूल बिहेव किया था उसने पहली बार। इसीलिए अपने पेन के बारे में सोचता है और थोड़ा सा सतर्क रहना ज़्यादा प्रेफर करता है। किंगडम के अंदर आ जाता है जहाँ पर सभी लोगों द्वारा वेलकम मिलता है, जिसके साथ में वह उससे कहती है पर रहने के लिए फुल प्रबंध करने के लिए, और जिसके साथ में एक टेबल लगाई जाती है जहाँ पर कि उसके साथ में कुछ बात की जाएगी। लेकिन उससे पहले उसको भी एक कुर्सी दी जाती है जहाँ पर कि वो परफेक्टली बैठ सके एकदम उन लोगों के बराबर पर, जिसके साथ में उसके लिए टी और खाना सर्व किया जाता है कोई बात करने से पहले। वह कहता है लेकिन क्या सच में इस तरह से एक आउटसाइडर एक ह्यूमन के लिए ये सब सर्व करना ठीक है। लेकिन तभी टेस के फादर होते हैं आल्डियम, जो कि अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, जिसके बताते हैं उसकी वाइफ मेरिल के बारे में, जिसके साथ में वह भी अपने बारे में एक फुल्ली मैनर्स के साथ में इंट्रोडक्शन देता है। ये देखकर वह कहते हैं सच में तुम एक नॉन बैकग्राउंड से हो लेकिन फिर भी तुम काफ़ी अच्छे, तुम्हारे अंदर मैनर्स तो हैं। लेकिन वह कहता है आपकी डॉटर को मैंने सेव किया था उन बैंडिट से जो कि उसको ट्रेड करने के लिए ले जा रहे थे। ये सुनकर वह काफ़ी गुस्से में आ जाता है और फ्रस्ट्रेटेड होता है। ह्यूमंस क्रूअल कहीं के, वह सच में बिल्कुल ही दया के लायक नहीं है। लेकिन वह कहता है ह्यूमंस को नहीं बल्कि उस प्रोफेशन को हेट करो, यानी बैंडिट्स को। लेकिन कोई भी इस पर भरोसा नहीं करना चाहता किस तरह से उन्हें बैंडिट्स का सामना किया होगा, लोगों को प्रोटेक्ट किया होगा। वे उस चीज़ के लिए चेक करना चाहते हैं। इस बात पर तुरंत उसके ग्रैंडफादर कहते हैं बिल्कुल चुप रहने के लिए, उसको अकेले छोड़ने के लिए। लेकिन सारी सिचुएशन होती है, अब टेस भी बताना स्टार्ट करती है किस तरह से वे सारे बैंडिट्स थे वे क्या क्या बात कर रहे थे। इस उनको उसकी मदर होती है तुरंत उसको हक कर लेती हैं। लेकिन तुरंत आर्थर कहता है कि मैंने आपके डॉटर को सेव किया है और आपके घर तक उसको एक्सकॉर्ट करके लाया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझको मेरे पेरेंट्स तक, मेरे घर तक पहुँचने के लिए मेरी हेल्प करें। लेकिन इस चीज़ के लिए तुरंत एलियन कहता है नहीं, तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है बिल्कुल ही मानी नहीं जाएगी। इस तरह से एक बारबेरियन की मैं हेल्प नहीं करने वाला। इसी भी तरह से वह क्या लगता है तुम सच में इस तरह से बिहेव करने वाले हो तो मैं खुद भी एक बारबेरियन की तरह तुम्हें बिहेव करके दिखाऊंगा। ये सुनकर वह कुछ शॉक्ड हो जाता है। फिर बताता ह्यूमंस के लिए एल्फ वर्ल्ड से दरवाजा केवल एक बारी खुलता है 7 सालों में, और 7 साल तक हम तो तुमको यहाँ पर रख नहीं सकते, इसीलिए मैं खुद ही अपने सोल्जर्स को भेजूंगा जिससे कि ह्यूमन प्लेयर तुम्हें वहाँ तक एक्सकॉर्ट करके आए। इस चीज़ से वह भी खुश होता है। लेकिन जिस तरह से थोड़ी सुनी रहा होता है, बात कर रहा होता है, अचानक से उसके उस कोर में पेन होना स्टार्ट हो जाता है जो कि पहले से भी ज़्यादा इंटेंस होता है। वह शॉक्ड जाता है और आखिरकार पूरा दिन इस तरह से मेंटेन करता है और वापस आ जाता है। रात हो चुकी होती है। सोच रहा होता है इस सब इवेंट के बारे में, लेकिन देखता है टेस जो कि अपने पेरेंट के साथ में एंजॉय कर रही होती है, काफ़ी खुश होते हैं उसके पेरेंट। तो सोचने लगता है अपने पेरेंट्स के बारे में भी कि अब बेबी जब उससे मिलेंगे तो इस तरह से खुश होंगे, उसको इस तरह से ही प्यार करेंगे। लेकिन इन सब सिचुएशन के बारे में बस सोच ही रहा होता है और टेस को इस तरह से इतना खुश अपनी फैमिली के साथ में देख रहा होता है, इमोशनल होता है। अचानक से टेस की नज़र उसके इमोशनल चेहरे पर चली जाती है। तुरंत ही सबको छोड़कर उस तरफ भागती आती है और माफ़ी मांगती जो उसकी फैमिली ने उसको उसके साथ किया था, उसको जिस तरह से ट्रीट किया था उस चीज़ के लिए। लेकिन वह चिंता ना करने के लिए कहता है ये सब नॉर्मल है और वैसे ही जल्दी वापस चला जाएगा, इसलिए अपनी फैमिली के साथ में जाकर वह एंजॉय करे।
लेकिन वह तुरंत इस चीज़ से गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारी फैमिली भी जब तुम्हें देखेगी तो वह भी इस तरह से तुम्हें ट्रीट करेगी, इस तरह से प्यार करेगी। लेकिन वह कहता है क्या सच में इतने टाइम बाद वह वापस जाएगा तो उसने टाइम बाद उसको देखकर वह खुश होंगे, प्यार करेंगे। वह कहती ऑफ कोर्स तुम्हारे पेरेंट तुम्हें अभी मिस कर रहे होंगे, तुम्हें इतने टाइम से उनके साथ नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें अभी से मिस करने लगी हूँ क्योंकि तुम जल्दी यहाँ से जाने वाले हो इसीलिए। लेकिन ये सुनकर तो वह काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। अचानक से ही सब में काफ़ी सारे कुछ लाइटें से चमकने लगती हैं, कुछ रोज पेटल से चमकते ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन अभी वो सोच रहा होता है टेस की उस इंटेंस चेहरे के बारे में जिस तरह से उसके सामने खड़ी थी। क्या सच में भाई एक छलावा था, यहाँ पर उसका एक मतलब वहम कह सकते था, यहाँ पर वैसे एक झूठ था या सच था। लेकिन वहाँ पर वह बैठी होती है और इस चीज़ों को मैं बिल्कुल ही खो चुके होते हैं। अचानक से उसे महसूस होता है कोई अटैक टेस की तरफ आ रहा है, तुरंत ही ब्लॉक करता है, स्पीड से जाने लगता है अटैक करने की लाइटिंग स्पीड से। सामने उसके ग्रैंडफादर खड़े होते हैं। वह कहता है ओल्ड मैन क्या तुम अपने ग्रैंडडॉटर को मारना चाहती हो? वह कहता है क्या सच में तुमने क्या उन पेटल से उसको प्रोटेक्ट कर लिया क्या? लेकिन तुरंत ही पेटल्स दिखाता है। वे कहते हैं सच में इंप्रेसिंग है, मैं भरोसा करता हूँ कि तुमने जरूर उन बैंडिट्स को हरा दिया होगा। लेकिन ये सुनकर तो तुरंत ही टेस गुस्से में आती है और कहती है मेरे फ्रेंड को आप इस तरह से बस खतरे में डाल रहे हैं और उसको टीच कर रहे हैं। वह कहता है मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस देखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वह काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है पहली नज़र से ही। लेकिन तुरंत ही वे एक वुडन स्वार्ड को लेती हैं और आर्थर के लिए दे देते हैं। तुरंत ही अपने ग्रैंडडॉटर को उठाते हैं, साइड में रख देते हैं और अब आर्थर के लिए सिग्नल देते हैं अटैक करने के लिए। तुरंत ही आर्थर भी अपनी पूरी पावर के साथ में अटैक करने को जाता है, लेकिन वह एक भी हिट को लैंड नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि बेरियम की जो स्पीड होती है वह काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए एक भी हिट नहीं कर पाता। लेकिन वह हर बार डॉज करते जा रहे होते हैं, देखिए जब अटैक करते हैं जिससे वह डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वे एक अटैक के साथ उसकी स्वाड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन उस स्वाड की जो टिप होती है वह टेस की तरफ जा रही होती है उसे हिट करने के लिए, उससे पहले ही वह अपनी स्वाड की हिल को फेंक देता है जिससे कि वो उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर तो वह भी शॉक्ड जाते हैं, उसके रिफ्लेक्सेस कितने फास्ट हैं। मौका मिलते ही तुरंत ही वह भी हार नहीं मानता और स्पीड से अटैक कर देता है और एक हिट को आखिरकार लैंड कर देता है बेरियम के ऊपर। वे सच में काफ़ी इंप्रेस्ड होते हैं कि सच में उसने इस तरह से उसके ऊपर एक हिट तो लैंड ही कर दिया। चलो राउंड 2 स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस बात की टेस कम आने वाली होती है। वह कहती है इस तरह से उसके फ्रेंड को इस तरह से उतनी इतनी ज़्यादा टीज ना करें, लेकिन वह कहते मैं कोई टीज नहीं कर रहा हूँ, यदि मैं होल्ड बैक करता तो शायद वह भी मुझे टीज कर रहा होता। लेकिन आर्थर नहीं समझ पाता कि आखिर वह क्या कह रहे हैं, मतलब इस तरह से वो उसको इतनी ज़्यादा हाईली बता रहे हैं। वह कहते थैंक यू सो मच, आप जिस तरह से मुझे ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन वे इतना भी ओवर एस्टिमेट करने लायक नहीं होते। थैंक यू सो मच। वह कहते मैं कोई तुम्हें ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ जो कि सच्चाई है। लेकिन वह कहते हैं यदि तुम थैंक्स कहना चाहते हो मुझे तो क्यों ना तुम मेरे स्टूडेंट बन जाओ। आर्थर तुरंत इस बात के लिए मना कर देता क्योंकि हमेशा के लिए यहाँ पर नहीं रुक सकता, यहाँ पर ज़्यादा टाइम भी यहाँ पर नहीं रुक सकता, उसे अपने पेरेंट्स से मिलना है। इस बात पर बेरियम कहते हैं ये रास्ता है जिससे हम तुम्हारे पेरेंट्स तक इसका मैसेज पहुंचा देंगे कि तुम यहाँ पर सेफ हो और यहीं पर भी हो। लेकिन तभी अचानक से उसकी चेस्ट में पेन होने लगता है। वह कहते हैं ये पेन वही है जिसको मैंने पहले भी महसूस किया था। ये भी पहचान लेते हैं कि आर्थर के लिए एक किसी पावरफुल बीस्ट की बिल मिली हुई है एंड उसके पास किसी बीस्ट की बिल की इनहेरिटेंस है। और इसीलिए बेरियम कहता है यदि तुम इस तरह से घर जाने की कोशिश भी करोगे तो शायद तुम घर जाने से पहले ही इस दुनिया में न रहो। लेकिन नेक्स्ट रात में सो रहा होता है तो अचानक से उसे पेन फिर से महसूस होने लगता है। पूरी कोशिश करता है उस पेन को कंट्रोल करने की, लेकिन कोई फायदा नहीं। वह पेन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है। लेकिन अचानक से उसके अंदर से वह पेन बाहर निकलता है जो कि एक डार्क एनर्जी की तरह सामने होता है, जो कि एक मॉन्स्टर था दिख रहा होता है। लेकिन वो उससे डरता नहीं है बल्कि उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या हो सकता है, क्या उसकी ये हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है या फिर कुछ और उद्देश्य हो सकते हैं जिसकी वजह से ये उसके ऊपर एक हैवी बर्डन सा बनता जा रहा है। लेकिन भी इस पेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और इस सपने से वह बस जागना चाहता है। अचानक से बाहर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं जागो जागो, लेकिन वह नहीं सुनता। आंखें खोलता है तो उसके सामने टेस होती है और वह जगा रही होती है और कहती है गुड मॉर्निंग। वह उसके टॉप पर बैठी होती है, लेकिन वह उसको इस तरह से अपना अनोइंग चेहरा भी नहीं दिखाना चाहता, ना ही देखना चाहता। इसलिए कहता है मुझे थोड़ी और नींद पूरी करनी है क्योंकि सपने उस मॉन्स्टर के जैसे उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। टेस सोचती है कि शायद वो उसको एक मॉन्स्टर बुला रहा है, इसीलिए कहता है जल्द से जल्द उठकर उसके साथ में जाने के लिए क्योंकि उसके ग्रैंडफा उसको कोई दिखाने के लिए वेट कर रहे हैं। वह सोचता है क्या कर सकता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं से जाने लगता है। लेकिन वह पूछती है सचिन तुम मेरे साथ में यहाँ पर रहने वाले हो? मैं कहता नहीं है, अभी डिपेंड नहीं हुआ है, शायद बेरिन उसे कुछ दिखाने वाला है जिसके बाद उसका माइंड चेंज भी हो सकता है कि उसे रहना यहाँ पे नहीं रहना है। इधर दिखाता है किंग का अपने फादर से बात कर रहे होते हैं कि इस तरह से एक एल्फ किंगडम में किसी एक ह्यूमन को नहीं रख सकते। इस बात पर उस कैरेज में बैठते हुए कहते हैं मैं आर्थर के लिए पसंद करता हूँ और यहीं पर ये सब एंड होता है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट
वहाँ पर आ जाते हैं दोनों चाइल्ड, जहाँ पर कि इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही होती है टेस भी आर्थर को रखने के लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है किंग पर और वह कहती है ये तुम बच्चों का मैटर नहीं है इसलिए तुम इससे दूर रहो। लेकिन इस बात पर उसके दादाजी कहते हैं उन दोनों को मैंने बुलाया इसीलिए कैरेज में अगर बैठ जाओ तो मेरे साथ में चलो। यहाँ पर दोनों ग्रैंडपा और ग्रैंड चाइल्ड दोनों लोग मेडिटेशन करने लगते हैं। यहाँ पर कि आर्थर बहुत ज्यादा ही बोर हो रहा होता है तो वह पूछता है कि हमें कितना लॉन्ग टाइम लगने वाला है पहुंचने में। टेस होती है उसके कंधे पर सर रख के सो जाती है, मतलब वह कोई मेडिटेशन नहीं कर रही थी। ओल्ड मैन कहता है कि वैसे ये पहली बार है कि जिस तरह से टेस को मैं इतना कंफर्टेबल किसी के साथ में देख रहा हूँ। वे एक रॉयल फैमिली के स्टेटस के साथ में इसीलिए उसके कोई रियल फ्रेंड नहीं है। वे इकलौती अकेली है, वे किसी के साथ में कोई ट्रस्ट नहीं करना चाहती है, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती क्योंकि उसको कोई ऐसा रिलायबल नहीं मिला है। लेकिन तुम्हारे साथ में कितनी कंफर्टेबल रहती है, तुम्हारे साथ में रहकर वह खुलकर स्माइल करती है, खुश रहती है। थैंक यू सो मच जो तुमने इतने सब कुछ खुशी उसके लिए दी है। ये देखकर तो आर्थर शॉक्ड जाता है। वह ओल्ड मैन एक बच्चे के लिए थैंक्स कह रहा है, वे भी केवल अपने ग्रैंड चाइल्ड की खुशी के लिए। तो इसीलिए उसे लगता है कि शायद वो उस ओल्ड मैन पर भरोसा तो कर ही सकता है। और नेक्स्ट उनकी कैरेज एक जगह पर आ जाती है जो कि एक घर होता है बिल्कुल ही अलग माउंटेन से बना होता है। आर्थर देखकर शॉक्ड जाता है कि ये कौन व्यक्ति है जिसको फॉर्मल किंग खुद यहाँ पर गाड़ी से आए हैं। लेकिन तुरंत ही उसके सामने जाकर वह किक मारने लगता है और अपने फ्रेंड को बाहर बुलाने लगता है लाइक जस्ट ए क्लोज फ्रेंड। लेकिन वो उसके दरवाजा मुंह पर ही खोल देती है थोपड़े को फोड़ती हुई और कहती है इस तरह से चिल्लाना बंद करो, मुझे सुनाई देता है बहरी नहीं हूँ। लेकिन तुरंत ही बाहर निकल के आती है और वह बताता है ये उसकी एक ओल्ड फ्रेंड है, इसका नाम है रिनिया। स्वॉर्डमैनशिप में काफ़ी अच्छी है लेकिन ये काफ़ी चीज़ों में तुम्हारी हेल्प करने वाली है। अंदर जाकर बैठ जाते हैं लेकिन जहाँ पर आसपास में देखता है तो बहुत सारी बुक्स होती हैं। सोचने लगता है कि किस तरह से मेरी हेल्प कर सकती है। बैरियम जिसके बारे में बताते हैं कि तुम्हारी हेल्प करेगी जिससे कि तुम अपने पेरेंट के साथ में कॉन्टैक्ट कर सको और सारी सिचुएशन बता सको, बात कर सको। वह बताने स्टार्ट करती है अपने बारे में कि वह एक मेज टाइप है और वह पास्ट और फ्यूचर को देख सकती है। जब वह मैजिक यूज करती है तो कहती है सच में तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल चाइल्ड हो, मैं तुम्हारे पास्ट को भी पूरी तरह से नहीं देख पा रही हूँ, फ्यूचर तो क्या ही कह सकते हैं। लेकिन वह कहती है अब मैं तुम्हें एक मैजिक करने वाली हूँ जिस इस बकेट के अंदर तुम अपने पेरेंट्स को देख पाओगे और अपने आप को पूरे से कॉन्सेंट्रेट करना और अपने पेरेंट्स को इमेजिन करने की कोशिश करना। वह सेम करता है, वह स्पेल को कास्ट करते हैं और इधर दिखाया जाता है उसके पेरेंट्स आ चुके होते हैं सिटी के अंदर जहाँ पर कि वह आर्थर की फेवरेट डिश होती है लेकर आई होती है और कहती हैं ये जो डिश थी आर्थर के लिए बहुत पसंद थी और वैसे ही सच में कितने ज़्यादा दुखी भरा है क्योंकि आज आर्थर का जन्मदिन है और आज आर्थर भी उनके साथ में नहीं है, इसलिए वह इमोशनल होती हैं उस दिन से। वह दिन अभी भी उसको याद है कि किस तरह से आर्थर ने उसको सेव करने के लिए उसके लिप्स से जान पूछकर अपने आप को खतरे में डाला था और जंप भी कर दिया था। लेकिन रोनाल्ड होता है वह पूरी तरह से उस दिन टूट गया था, लेकिन उसके फ्रेंड थे जो कि उसकी गलती नहीं है ये बता रहे थे और उसको किस तरह से होश में लेकर आए थे, जिसके साथ में सिटी में आ गया और उसके फ्रेंड वापस चले गए उसको छोड़कर। और यहाँ पर आने के बाद वो एक सोल्जर बन गया जिससे उसने इतने पैसे तो कमाए कि वह खुद का घर खरीद सके और जिसके बाद अपनी नॉर्मल लाइफ को जीना स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन फिर भी इतना आसान कहाँ होता है क्योंकि उनका चाइल्ड उनके पास नहीं होता है। ये काफ़ी अभी भी सैड भरा होता है। अचानक से आवाज़ आती है उनके सन की, वह शॉक्ड जाते हैं आखिर ये कैसे हुआ, क्या उनका कोई एक इल्यूजन है या फिर वह आज ज़्यादा सोच रहे हैं इसीलिए ये सब उसको इल्यूजन महसूस हो रहा है। आर्थर कहता है ये कोई सपना नहीं ना ही कोई इल्यूजन है, मैं सच में हूँ फादर। और कहता है कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, अभी मैं एक एल्फ किंगडम में हूँ, मैं अभी यहाँ से घर तो आना चाहता हूँ लेकिन मैं अभी आ नहीं सकता, मेरी बॉडी के साथ में भी कुछ गड़बड़ है, मैं इसका ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ और इसका ट्रीटमेंट जैसे खत्म होगा मैं वापस आ जाऊँगा। ये कुछ ऐसी खबर होती है जिसके जैसे उसके पेरेंट्स अब तक दुखी थे, वह खुशी के मारे रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका चाइल्ड है वह खो चुका है, लेकिन अभी वह उनके सामने होता है, बात कर रहा होता है। बेशक वे लोग उसको नहीं देख पा रहे हैं लेकिन वह उनको देख पा रहा होता है। वह भी उनको इतनी खबर देने के बाद अपने पेरेंट्स को खुश देखने के बाद कहता है अपना ख्याल रखना और इतना इमोशनल हो जाता है कि रोने लगता है। एक आंसू उस बकेट में गिरता है और स्पेल तुरंत ही टूट जाती है क्योंकि वह भी अपने कॉन्सेंट्रेशन को नहीं बनाए रख पाता है, इसी वजह से स्पेल भी खत्म हो जाती है। और आर्थर बैरियम से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप मुझे एक स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लें। नेक्स्ट वे लोग आ चुके होते हैं किंगडम में जहाँ पर कि बैरियम कहता है एल्डियन से कि अभी कभी तो अनाउंस कर दो कि आर्थर है मेरा पर्सनली एक स्टूडेंट बनने वाला है, जिससे उसके साथ में कोई मैसअप भी करने की कोशिश ना करें। लेकिन एल्डियन इस चीज़ के लिए मना करना चाहता है लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता अपने बाप के सामने और इसीलिए उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। यहाँ तक कि वह माफ़ी भी मांगते हैं जिस तरह से उन्होंने पहले ट्रीट किया था आर्थर के लिए, लेकिन अभी से उसको कोई भी बुरी तरह से ट्रीट नहीं करेगा और इसीलिए अब उसको यहीं पर वेलकम करते हैं अपने किंगडम के अंदर। वैसे ह्यूमन को रहना ये सच में काफ़ी अजीब है, एक एल्फ किंगडम के अंदर ये बिल्कुल ही अलाउड नहीं होता है, लेकिन उनकी इस तरह की सिंसियरिटी देखकर वह भी एक्सेप्ट कर लेता है और हैंडशेक करता है। लेकिन जिसके साथ में टेस कहती है यदि आप सच में उसको यहीं पर रखना चाहते हैं तो मैं उसके साथ बाहर खेलने जाने वाली हूँ और उसको यहाँ के आसपास का टूर भी देने वाली हूँ।
वे भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अपने डॉटर के सामने भी इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए वे कहाँ टिकने वाले होते हैं। नेक्स्ट वे अपने सारी किंगडम के लिए दिखा रही होती है और कैपिटल में घुमा रही होती है। अचानक से वह बम्प आउट हो जाता है एक ग्रे हेयर बंदे के साथ में, लेकिन जो कि तुरंत ही उसको देखने के बाद कहता है वो देखो ये एक ह्यूमन कीड़ा भी यहाँ पर अब घूम रहा है, तुम्हें अभी के अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि तुम बेशक बेरियम की स्टूडेंट हो लेकिन तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं हो। वह एक स्पीसीज को देखकर इस चीज़ की बातें कह रहा होता है और ये बातें उसकी बेमतलब में होती हैं, उसने तो कुछ किया भी नहीं होता है, लेकिन ये एक स्पीसीज के बारे में चल रही होती है। इसीलिए इस चीज़ के लिए टेस्ट तुरंत मना कर दिया और कहते कोई बात नहीं, इस चीज़ को तुम छोड़ दो। लेकिन फिर उसका नाम होता है फे और वे एक नोबल फैमिली से आता है और कहता है इस जैसे एक ह्यूमन कीड़े के साथ में घूमने से अच्छा है कि तुम मेरे साथ में आओ, मेरा नोबल स्टेटस है, मैं तुम्हारे साथ में इस पूरी सिटी में घूमने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस चीज़ के लिए टेस्ट तुरंत ही मना कर देती है। यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा हो चुका होता है अर्थर और कहता है ओ फेग, माफ करना, मुझे देखकर लगता है तुम्हारे टाइटल से कि शायद तुम एक बड़ी नोबल फैमिली से हो। और हाँ, वो फेक जानबूझकर बुला रहा होता है उसकी इंसल्ट करने के लिए, और लेकिन काफ़ी देर पोलाइटली बात कर रहा होता है। ये कुछ ऐसे शब्द होती हैं जिससे कि फेक गुस्से में आ जाता है कि उसकी इतनी बेइज्जती कर दी, तो उसको चैलेंज कर देता है एक डुअल के लिए। लेकिन इस चीज़ के लिए समझ में नहीं आ रहा होता है अर्थर कैसे डील करे। लेकिन टेस कहती है तुम्हें पता है ना, तुम मेरे ग्रैंडफादर की स्टूडेंट को परेशान कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल ही संभाल नहीं पाएगी और ना ही इसको छोड़ पाएगी और ना ही तुमको बचा पाएगी मेरे ग्रैंडफादर गुस्से से। लेकिन वह कहता है मेरे फादर ने सिखाया थी मुझे कोई इंसल्ट करेगा तो मैं उसको तुरंत ही जवाब दूं, और तुम क्या लगता है, तुम एक स्टूडेंट हो बेरियम के, तो तुम जो भी एक्शन लोगे उससे तुम्हारे टीचर की भी रेपुटेशन साफ दिखेगी। इस चीज़ से वह क्या कर सकते, उसको डरपोक भी बुला रहा होता है, इसीलिए आर्थर भी एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर रेफरी बनी होती है टेस, जैसे भी स्टार्ट करने के लिए कहती है फिर तुरंत ही कॉन्फिडेंट भी स्पीड से जाना चाहता है और एक कदम उठाकर इस पंच मारना चाहता है। एक पंच के साथ में वह खुद दूर जाकर गिरता है और वह ढेर हो जाता है, उठ भी नहीं पाता है। इससे वह काफी डिसअपॉइंट होता है, कितना कुछ फेंक रहा था फेल, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं निकला। लेकिन टेस्ट तुरंत उसको खींच लियानी लगती है और जिससे कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना फैले। नेक्स्ट वहाँ से वह कुछ खाने वगैरह खाती है, उस चीज़ों को ले जाती है, फिर वो लाइब्रेरी में जाते हैं, उसके बाद कुछ शॉप्स पर जाते हैं और नेक्स्ट बोले एक जगह चिल करने के लिए जाकर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर टेस्ट पूछती आखिर तुम्हें अपने ट्रेनिंग के बारे में कुछ सोचा है क्या सोचते हो उसके बारे में, लेकिन इस बारे में कुछ ज़्यादा जवाब नहीं देता है। यहाँ पर कि बेरियम ने पहले कहा था तुम्हारी जो ट्रेनिंग है वह थोड़ी इंटेंस होने वाली है, लेकिन तुम उस ट्रेनिंग को ठीक से कर लोगे, इंडोर कर पाओगे या फिर कहें तो उसको कंटिन्यू कर पाओगे तो तुम बहुत कुछ रिजल्ट हासिल कर पाओगे। इसीलिए वह कहता है वह काफ़ी एक्साइटेड है अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए, क्योंकि अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को, अपनी पावर्स को वह खुद कंट्रोल करना चाहता है, अपनी पूरी लाइफ को अपने हाथों से कंट्रोल करना चाहता है। इस चीज़ पर टेस भी कहती है हाँ बिल्कुल, तो मैं भी अपना बेस्ट दूंगी। वह कहता है कि तुम किस चीज़ में बेस्ट देने की बात कर रही हो, तो कहती है ऑफकोर्स मैं तुम्हारे साथ में कम्पीट करने वाली हूँ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। नेक्स्ट उनकी ट्रेनिंग होती है, अब स्टार्ट हो चुकी होती है। ट्रेनिंग काफ़ी इंटेंस जा रही होती है और धीरे धीरे 3 साल बीत चुकी होती हैं, लेकिन डेली का एक रूटीन तो सेम ही होता है कि डेली टेस आकर आर्थर को जगाती है, लेकिन अब उसका तरीका बदल चुका होता है। फिर माना से उसके पैर को पकड़ती है जिससे उसे पेन के साथ चिल्लाते हुए उठता है, कहते ही सच में काफ़ी पेनफुल है। नेक्स्ट वो देख रहा होता है किंग और क्वीन दोनों लोग कहीं पर जा रहे होते हैं मीटिंग के लिए, सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है और वह कहाँ जा रहे हैं। तभी टेस उसके पास आती है और कहती है मेरे पास ये बर्गर, इसे तुम जरा ट्राई करो, तुम्हें पसंद आएगा, ये बेरी से भरा हुआ है। लेकिन जब वह उसको ट्राई करता है तो कहता ओ वैसे इसको बनाया किसने है, जिससे कि तुरंत ही देखकर पता चल रहा है। नेक्स्ट उनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और दोनों काफ़ी अच्छी फाइट कर रहे होते हैं, जिसमें कि कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं बेरियम और दोनों को ही वुडन स्वॉर्ड टॉस कर देते हैं और कहते हैं चलो इसको डुअल करो। और सोच रहे होते हैं अभी आर्थर दूसरे फेज पर पहुंचने के लायक बन चुका है कि उसकी ट्रेनिंग का दूसरा फेज स्टार्ट कर दिया जाए, जिसके साथ में कुछ मैजिक पर लेक्चर देते हैं उन लोगों के लिए। फिर बताना स्टार्ट करते हैं इस वर्ल्ड के अंदर 4 एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि अलग अलग स्पीसीज के लिए इंडिकेट करते हैं, क्योंकि हर स्पीसी एक को कंट्रोल कर सकती है। जो एल्प्स होते हैं वे फायर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं वे चारों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ह्यूमन चारों को कंट्रोल कर सके एक बार में ही। हर ह्यूमन के अंदर कोई ना कोई अलग एलिमेंट होता है, लेकिन ये सच में काफ़ी अलग भी होता है। इस बात पर टेस्ट कहती है वैसे आप अब तक आर्थर के लिए मैजिक की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे रहे हैं, आप केवल उसकी बॉडी को स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर रहे हैं। वे कहते हैं आर्थर की बॉडी अभी बहुत ज़्यादा ही वीक है, इसी वजह से मैं इसको ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ। आर्थर शॉक दे जाता है सुनकर। वे कहते हैं तुम्हारे मैजिक कोर के अंदर एक पावरफुल स्पिरिट बीस्ट के बिल की इनहेरिटेंस है, जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसकी बॉडी के साथ में बैलेंस नहीं बना पा रही है। इस वजह से तुम्हारे चेस्ट में जो पेन महसूस होता है वह भी उसी वजह से होता है, इसलिए उसको सबड्यू करने के लिए तुम्हारी ट्रेनिंग की जरूरी है और इसलिए उसे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन तभी टेस कहती है वैसे तुम पर मैजिक से अटैक करती हो तो तुम्हें क्या लगता है बट टीच कर रही होती है। वह कहता है ऑफकोर्स मुझे पेन होता है, लेकिन मुझे इतना भी नहीं, मैं उसको आराम से बर्दाश्त कर सकता हूँ। इस बात पर बेरियम कहते हैं ठीक है
चलो तो हम तुम्हारी जो बिल इनहेरिटेंस है उसको अवॉकन करने की कोशिश करेंगे। ये तुम इसमें सक्सेसफुल हो जाती हो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और तुम एक असली बीस्ट टेमर बन जाओगे। वह तैयार होता है। नेक्स्ट पे एक स्पेल को कास्ट करना स्टार्ट करते हैं और सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि वे बस उसको अवॉकन करने की कोशिश करें जैसे जैसे वे कर रहे हैं। नेक्स्ट जैसे वे हाथ रखते हैं उसकी बॉडी के ऊपर अपनी माना को इंजेक्ट करते हैं स्पेल के साथ में, जिससे उसे काफी पेन महसूस हो रहा होता है, वह चिल्ला रहा होता है। अचानक से कुछ टाइम बाद उसकी बॉडी पूरी से ग्लो होने लगती है और फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और खतरनाक तरह से बढ़ने लगता है। एक बिलास सा होता है जिसके साथ में टेस और बेरियन दोनों पीछे जाकर गिरे होते हैं। वह खुद शॉक्ड होता है कि अभी अभी क्या हुआ और वे लोग कैसे दूर जाकर गिरे। टेस जाकर उसको चेक करने की कोशिश करती है तो वह देखती है पूरी से अनकॉन्शियस हो चुका होता है इस ब्लास्ट की वजह से। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया होता है तो उसके पास में बेरियम होता है और वह पूछता है क्या वह ठीक है, लेकिन उससे पहले उसकी पूरी बॉडी को वह चेक करता है। एग्जामिन करने के बाद कहता है तुम्हारे अंदर जिस स्पिरिट बीस्ट की बिल है वह किस बीस्ट की है? तो वह कहता है वह एक ड्रैगन है। ये सुनकर वह एकदम शॉक्ड जाते हैं। एक ड्रैगन? वह कहते हैं सच में यूनिकेस्ट थिंग है, बहुत ज़्यादा यूनिक है, इसीलिए किसी को तुम बता नहीं सकते वरना तुम वैसे ही मुसीबत को अपने सामने अटैक कर लोगे। फिर कहते हैं वैसे तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर भी है, वैसे तो तुम 2 साल में घर जाने वाले लेकिन नेक्स्ट 4 महीने में तुम अपने घर चले जाओगे। वह खुशी से कूद पड़ता है। वह बताने लगते हैं वैसे तो 2 साल बाद पोर्टल खुलने वाला था ह्यूमन वर्ल्ड के लिए, लेकिन अभी कल्चरल एक्सचेंज इवेंट आने वाला है जिस वजह से जो पोर्टल है जल्दी खुलने वाला है 4 महीनों में, इसलिए तुम यहाँ से जा पाओगे। वह थोड़ा सा सैड महसूस कर रहा होता है इस जगह से, वह काफ़ी अटैच सा हो गया होता है, काफ़ी अच्छा लगने लगा होता है यहाँ पर लोगों के साथ में, यहाँ पर भी रहने के बाद। लेकिन वे चिंता ना करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कल से तुम्हारी ट्रेनिंग है वह बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाली है, डबल होने वाली है कम समय होने की वजह से। वह कहते हैं कि टेस्ट को इसके बारे में पता है? वह कहते हैं उसके पेरेंट्स को उसको बता देंगे। लेकिन नेक्स्ट रात हो गई होती है और भी सोने का भी समय हो गया होता है। 3 साल हो चुके होते हैं जब से वह अपने साथ में उस एग को रख रहा होता है, लेकिन आज वह एग थोड़ा गिलो हो रहा होता है और हैच सा होने लगा होता है। वह सोचता है कि उसके साथ में हो क्या रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? अचानक से एग हैच होता है, उसके अंदर से बिल्कुल ही क्यूटी पाई जैसा मतलब काफी क्यूट से एक छोटा ड्रैगन निकलता है। वह इतना ज्यादा क्यूट इनोसेंट होता है, वह भी उसके साथ में प्यार करने लगता है, लेकिन अचानक से वो उसके हाथ पर बाइट कर लेता है। वह चिल्लाने लगता है कि ये क्या हुआ। उस पर एक मैजिक सर्कल बन जाता है, लेकिन वो उसको इतना इनोसेंट और क्यूट देखकर माफ कर देता है इस तरह से काटने के लिए। अचानक से वह टेलीपैथी द्वारा उसे बात करने लगता है जो कि उसी मैजिक सर्कल द्वारा कर रहा होता है, जो मैजिक मार्क छोड़ा होता है उससे वो उसकी हर बात को समझ रहा होता है और ये भी समझ जाता है कि वे क्यों अभी बात कर पा रहे हैं। और वह इतना इनोसेंट होता है कि वह आर्थर के लिए पापा बुला रहा होता है, लेकिन वो उसका नाम सिल्वी रखता है क्योंकि उसकी माँ का नाम सिल्विया होता है। नेक्स्ट डे जब उसके रूम में टेसा आती है उसको जगाने के लिए तो उस चाइल्ड को देखकर एकदम चौंक जाती है। वह भी रो रहा होता है तो वह सोचता है कि क्या हुआ, हड़बड़ा कर उठता है, लेकिन वह देखता है सिल्वी टेस के हाथों में है। उसने हक कर रखा होता है क्योंकि उसे बहुत क्यूट लग रहा होता है, तो वो दोबारा से सो जाता है। लेकिन नेक्स्ट वे जंगल में जा रहे होते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो जहाँ पर टेस फिर से उसको हक करना चाहती है, लेकिन लगता है कि ड्रैगन बेबी को वह इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती, इसलिए उसकी गोद में वह नहीं जाना चाहती है। नेक्स्ट पहुंच जाते हैं ओल्ड मैन एंड बेरियन के पास में, लेकिन वह एक असली ड्रैगन को देखकर इतने ज़्यादा शॉक दे जाते हैं, लगभग हार्ट अटैक आने वाला होता है। वह सारी स्टोरी बताता है किस तरह से एग मिला और जब से उसको विस्ट इनहेरिटेंस मिली उसके बाद से किस तरह से एग हैच हो गया और ये उसके अंदर से निकल आया, जो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है अभी भी टेस के लिए। वह कहते हैं ठीक है, लेकिन इस सच्चाई तुम किसी को नहीं बता सकती कि एक ड्रैगन है, बेमतलब की मुसीबत तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगी, इसीलिए कह देना ये एक अननोन स्पिरिट बीस्ट है। ऐसे ही इस पर ज़्यादातर लोग तो भरोसा कर लेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि शायद ड्रैगन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, इसलिए कम परेशानी तुम्हारे पीछे आएगी। लेकिन वह कहते हैं अभी से तुम्हारी जो ट्रेनिंग है डबल कर दी जाएगी क्योंकि तुम्हारा बीस्ट कोर और मैजिक कोर दोनों ट्रेन किए जाएंगे, इसलिए उसकी ट्रेनिंग ऐसे ही कराने से अच्छा है कि डायरेक्ट कॉम्बैट में कराई जाए। इसलिए तुरंत ही अपने बीस्ट स्प्रेड को यूज करने लगता है, बीस्ट माना को यूज करता है, जिससे कि ट्रांसफॉर्म होने लगता है, उसकी चारों तरफ का ऑरा बदलने लगता है, पूरी तरह से डार्क हो जाता है। वह देखकर शॉक्ड जाता है उसके सामने कुछ है भी या नहीं, तो उसको वो सामने से अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वह अभी भी डर चुका होता है अटैक हिट होने से पहले, लेकिन वो उसको हर्ट नहीं करने वाला होता है। जैसे वह सामने तरफ देखता है तो पीछे से एक हैंड आता है ब्लैक सा और उसको पकड़ लेता है। वह समझ नहीं पाता आखिर ये किधर से कौन आ रहा है, आखिरकार वह हार मान लेता है क्योंकि उसकी जो प्रेजेंस होती है उसको बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रही होती है, आसपास में कोई है भी या नहीं। इस बात पर बेरियन बताते हैं मेरा जो बीस्ट टीम क्यों है वह एक ब्लैक शैडो पैंथर है जो कि पूरी तरह से बिंट को और अपनी प्रेजेंस को कंट्रोल करने में काफ़ी अच्छा है, इसलिए उसकी जो पावर्स हैं अच्छे से इसको कंट्रोल करने देती हैं, लेकिन ये माना को काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और ख़त्म कर देता है जल्दी। तुरंत ही वो उसको एक स्वार देते हैं और वुडन स्वार से प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं, जिसके साथ में मेडिटेट करता है अपने दोनों कोर को पावरफुल बनाने के लिए, जिससे कि वे अपनी
बीस्ट पावर को भी कंट्रोल कर सके, जिसके साथ में कॉम्बैट कर रहा होता है और वो ओल्ड मैन के साथ में काफ़ी अच्छा कुछ फाइट कर रहा होता है, ड्रॉ तक भी फाइट कर लेता है क्योंकि अभी उसकी बीस्ट की पावर काफ़ी अच्छी होती है और चेस्ट में पेन भी नहीं हो रहा होता है। और इस तरह से काफ़ी दिन बीतते जाते हैं और वह नॉर्मल चाइल्ड की तरह भी अपने दिनों को जी रहा होता है, जिसके साथ कुछ हफ्तों बाद वह पहुंचा होता है कैपिटल के अंदर। सिटी में घूम ही रहा होता है, अचानक से एक ब्लॉन्ड हेयर से फिर से टकरा जाता है और इस बार वह फिर से माफ़ी मांगता है, लेकिन वह बंदा कहता तो हम आखिरकार फिर से मिल गए। लेकिन इस बात को अर्थ नहीं पहचान पाता आखिर ये बंदा कौन और ये क्या कह रहा है। इससे वो और गुस्से में आ जाता है कि उसने नहीं पहचाना, जिसके साथ सेम होता है और वह एक पंच में उसे ढेर कर देता है। जिसके बाद टेस उसे बताते हैं कि ये बंदा फे वही है जिससे हम पहले फाइट कर चुके हैं 3-3.5 साल पहले। वह तुरंत ही उसके उठने में हेल्प करता है, लेकिन वह बंदा अभी भी झिझक रहा होता है। तो पीछे एक और गर्ल उसकी फ्रेंड होती है जो कहती है हमें पता है तो ह्यूमंस के साथ में फ्रेंड बनना चाहते हो, इसलिए सब इतना ज़्यादा शौक मत करके दिखाओ कि तुम उनसे अलग हो, इसीलिए अब तुम आगे बढ़ सकती हो। वह कहता है क्या सच में तो तुम लोग भी क्या कल्चरल एक्सचेंज इवेंट की तरफ जा रहे हो। वह कहते हैं हाँ बिल्कुल, सारी जो नोबल फैमिलीज हैं उन सभी के जो चाइल्ड्स हैं वह इस इवेंट में जाने वाले हैं। तो आर्थर पूछता है कि उनके साथ में टेस भी जाने वाले हैं, लेकिन इस चीज़ को सब लोग जानते हैं कि टेस उनके साथ में नहीं जाने वाले हैं। लेकिन इस मूड को इस तरह से टेंस देखकर लाइट करने के लिए फे कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम लोग ये बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते कि प्रिंसेस दोबारा से कहीं खो जाए। ये सुनकर प्रिंसेस तुरंत ही गुस्से में आती है और तुरंत ही उसको एक पंच के साथ में उड़ा देती है, इतनी पावर को शो करती हैं। तुरंत ही उसके हाथ को पकड़े वहां से खींचती और ले जाने लगता है, जिससे कि वह फिर से कोई और मुसीबत खड़ी ना करे। नेक्स्ट एक जगह शांत जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कि वह कहता है आपको एक प्रिंसेस की तरह पर बिहेव करना चाहिए। इस तरह से आप पावर दिखाती हैं आम लोगों के लिए, उन पर ऐसे हिट करती हैं चेहरों पर, ये सच में एक प्रिंसेस की तरह नहीं है। लेकिन वो सोचने लगता है वह भी तो कितने सारी इस पावर को यूज करता था लोगों को हिट करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए। लेकिन वह कहती है कि वैसे तुम भी अब जल्दी जाने वाले हो, इसीलिए मैं इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ही हर्ट हूँ, मैं चाहती हूँ हमेशा तुम मेरे साथ में रहो। लेकिन वह कहता है लेकिन फिर भी वो उसको एक स्कॉल्ड कर देता है एक ओल्ड मैन की तरह ही। ये सुनकर वह खुद शॉक रह जाता है कि उसने ओल्ड मैन कहा। लेकिन नेक्स्ट रात हो गई होती है, वह सैड बैठी होती है बेचारी, लेकिन वो तुरंत उसके पास जाता है, कुछ फायर की लाइट जलाता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ में घूमने आना चाहोगे। नेक्स्ट तुरंत ही वो उसके साथ में चली जाती है उस जंगल में जहाँ पर कि जाना सबको मना होता है। वह कहती मुझे डर लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर आना सबको मना है। वह कहते हैं ना करने के लिए उसको प्रोटेक्ट करेगा। फिर बताता है देखो वैसे बॉर्नबॉल जिसको हमने पहले रेस्क्यू किया था वह अभी भी जिंदा है और वह ठीक ठाक है। लेकिन नेक्स्ट वीक जब बैठ जाते हैं जहाँ पर कि वह सो रही होती है, अचानक उसे एक गोश्त दिखता है सपनों में जिसके काफ़ी टेंटिकल्स भी होते हैं। वह चिल्ला कर जाग जाती है और तुरंत ही वह उसको मजाक बनाने लगता है किस तरह से वह अभी चिल्ला रही थी, डर रही थी। लेकिन नेक्स्ट उसके साथ में बात करना स्टार्ट करता है जहाँ पर कि बताती है कि मैं चाहती हूँ कि हमेशा ही तुम मेरे साथ में रहो। लेकिन जिसके साथ में वह कुछ कहे या फिर कुछ कहने की कोशिश भी करता है उससे पहले वह सो जाती है हमेशा से की तरह ही। नेक्स्ट डे सभी लोग जाने वाले होते हैं कल्चरल एक्सचेंज इवेंट में जहाँ पर कि ओल्ड मैन होते हैं बेरियन, वह उसको एक कंपास देते हैं जिसमें कि रॉयल फैमिली की मोहर लगी होती है, जब वे वापस आना चाहेगा तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर आने में। और सभी लोग जाने को तैयार होते हैं कि टेस नहीं आई होती है। लेकिन अब जैसे गेट खुलने वाला होता है वे लोग एंट्री करने वाली होती है, वहाँ पर टेस आती है लेकिन वह गिर जाती जल्दबाजी में। उसके पास जाता है, उसको हाथ देता है खड़ा करने के लिए और वह कहती है अपना वह ख्याल रखे। लेकिन तुरंत इमोशनली वो उसको हक कर लेती है तो वह भी उसको हक करके रोने लगा होता है। ये जो इमोशनल गुड बाय होता है उसको तुरंत इंटरप्ट किया जाता है उस गेट के खुलने की वजह से, जिसके साथ में अंदर चले जाते हैं और जो फे होता है वो उसको जेरिस की फ्लोटिंग सिटी तक ले जाता है, जिसके साथ में वह अपने आप को तैयार कर रहा होता है कि वह नॉक करे और अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए वह तैयार हो जाए। लेकिन तुरंत ही वह नॉक करता है जिसके साथ में एक छोटी सी बच्ची का दरवाजा खोलती जो कि उसकी लिटिल सिस्टर होती है। तुरंत ही उसके पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और फिर वह कहता है मैं घर वापस आ गया। और ये सच में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उसके पेरेंट्स कब से सुनना चाहते थे। वह शॉक्ड में होते हैं, उनका ऑर्थर उनके सामने आ चुका। तुरंत ही वो उसको इमोशनली हक कर लेते हैं और वे खुशी से रोने लगे होते हैं। उसकी सिस्टर कहती है आपको इस तरह से रोना नहीं चाहिए, लेकिन तब नीचे तरफ देखता है कि जो उसके सामने बच्ची खड़ी है वो उसकी लिटिल सिस्टर है। तुरंत ही वो रियलाइज करता है और उसके सामने घुटनों पर बैठता है, जिसका नाम एलिनियर होता है और कहता है कि उसका बिग ब्रदर है। वह कहती सच में बिग ब्रदर, वह काफी खुश होती है। नेक्स्ट अंदर तरफ चले जाते हैं जहाँ पर उसके पेरेंट उससे बात कर रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह से वो लोग उससे क्वेश्चन पूछ रहे कि वह कहाँ पर था, उसकी लाइफ अब तक कैसी गई थी। ये जो अट्रैक्शन होती है केवल उसके बिग ब्रदर को मिल रही होती है, जिससे कि एलिनियर काफी जेलस दिख रही होती है। लेकिन उसकी मदर कहती हैं कि उसका वही बड़ा भाई जिसके बारे में हमने आपको कहानियां सुनाई थी, इसलिए आप उनके साथ में एक अच्छा दोस्त बन के रहना। तुरंत ही उसके पास जाती है बड़े भाई के पास और तुरंत ही उसका जो बेबी ड्रैगन होता है उसके गोद में जंप कर देता है, उसको साथ में पसंद कर रहा होता है। नेक्स्ट वह बताना स्टार्ट करता है कि किस तरह से वहाँ से क्लिप से गिरा और किसी द्वारा रेस्क्यू किया गया, लेकिन सिल्विया के बारे में स्किप कर देता है, जिसके साथ में उसने एक एल्फ की जान बचाई जो कि एक एल्फ प्रिंसेस थी और जिसके हाथ पे एल्फ किंगडम गया, जहाँ पर कि वह कुछ सालों तक रहा क्योंकि अपने
अपने आप को ट्रीटमेंट कराना जरूरी था, जो कि भाई कर सकते थे और ट्रेनिंग भी की। जिसके हाथ में सिल्वी के बारे में छुपा लेता है कि वो एक ड्रैगन है, कि ये काफी शॉकिंग हो सकता है, इसीलिए कहता है वो एक मानव बीस्ट है जिसको उसने ऐसे अडॉप्ट कर लिया था जब उसकी माँ खत्म होने वाली थी। इस बात पर सभी लोग भरोसा कर लेते हैं और कहते हैं चलो ये काफी अच्छा, सब ठीक है। लेकिन वे पूछते हैं सन वैसे तुम्हारा जो माना कोर है किस स्टेज पर पहुंच चुका है। लेकिन इस चीज को वे स्किप करते हुए पूछता है वैसे फादर आप अभी कौन सी जॉब कर रहे हैं। तो बताने लगता है कि वे सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर का काम करता है एक ऑक्शन हाउस के अंदर। वैसे अभी 2 साल पहले ही ब्रेक थ्रू कर चुका है और वह येलो लेवल स्टेज पर पहुंच चुका है, यानी येलो कलर का उसका माना कोर में बदल चुका है। लेकिन वह बताता है उसका जो माना कोर है वह लाइट रेड हो चुका है, यानी उससे एक स्टेप छोड़कर वह लगभग ब्लैक में पहुंचने वाला है। ये सुनकर तो वह खुद शॉक्ड होता है कि उसका सन उससे आगे निकल चुका है। वह कहता है ठीक है तो हम स्पार करेंगे और देखेंगे आखिर उस बैटल में कौन जीतने वाला है। लेकिन वह कहती हैं उसको स्क्रॉल करते आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो। लेकिन तुरंत वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिसमें विंसेंट होता है, जो कि कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारा सन वापस आ गया है रेनॉल्ड। वह कहता है हाँ बिल्कुल। लेकिन वह पूछता है कि ये बंदा कौन है, तो आर्थर को बताता है ये है विंसेंट, उसी ऑक्शन हाउस का मालिक जहाँ पर कि वह काम करता है। तुरंत वह भी उनके सामने ग्रेट करता है, अपने बारे में बताता है। जिसके साथ उनकी एक डॉटर होती है लिलिया, जो कि काफी करीब आ जाती है और फ्रेंडली हो जाती है कि उसके पास जो बेबी ड्रैगन होता है वह काफी क्यूट होता है। नेक्स्ट रेनॉल्ड बताता है कि आर्थर के साथ में एक डुअल करने वाला है, इसलिए तुम लोग भी आ जाओ उस डुअल को देखने के लिए। ये सुनकर विंसेंट काफी सरप्राइज होते हैं, लेकिन फिर भी वह भी बैकयार्ड में आ जाते हैं जहाँ पर कि मुकाबला चलने वाला होता है। वह कहते हैं कि सच में अभी इतनी कम एज में लाइट रेड स्कोर उसका हो चुका है, इस लेवल पर पहुंच चुका है। तो आर्थर की मदर कहती है हाँ बिल्कुल, हम इसमें झूठ क्यों बोलेंगे, हमारा सन है वह थोड़ा सा जल्दी सब कुछ सीखता है। वह कहते हैं लेकिन फिर भी जो हाईएस्ट अकेडमी होती है उनमें भी करीब 13 साल का बच्चा यानी 20 इस लाइट रेड पर पहुंच पाता है। लेकिन अभी आर्थर तो केवल 8 साल का ही है। लेकिन नेक्स्ट आर्थर और उसके फादर दोनों बॉम्ब खत्म करने के बाद अटैक कर देता है वह अपने फादर पर, लेकिन वह तुरंत इसको ब्लॉक कर लेते हैं। वह कहते हैं सच में क्या तुम इतने ही अभी तक ताकतवर हो। लेकिन उसके पास में अभी कुछ न्यू ट्रिक होती हैं। तुरंत वो उसकी तरफ पीछे को धक्का देकर पीछे हट जाता है। इस वक्त रेनॉल्ड कहता है चलो ये काफी अच्छा है कि तुम काफी अच्छा सीखी हो, लेकिन पीछे नहीं हटने वाला हूँ और अब मैं पूरा बैठ दूंगा। तुरंत ही अपनी माना को मैनिपुलेट करके अपनी फिस्ट में काफी सारी फायर को लाते हैं, जिसके साथ उसे पता होता है इस वर्ल्ड में सभी लोग अपनी माना के साथ में ही फायर को यूज कर सकते हैं। लेकिन वह अपने साथ में काय को यूज करता था, जिससे कि वह सभी तरह के एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है। उसके फादर केवल फायर को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे वह अटैक करने के जाते हैं अपने सन के ऊपर, तुरंत ही उससे वह डॉज कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। तुरंत ही जैसे अटैक होता है वो उससे तुरंत ही डॉज करता है, क्योंकि इस तरह के अटैक हैं वह काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तुरंत ही वह भी अपनी काय को मैनिपुलेट करने लगता है, क्योंकि जिससे वह किसी भी तरह के एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वह पहले भी किया करता था, इसलिए नॉर्मली है। जैसे जैसे उसके फादर अटैक कर रही होती है वो उनसे डॉज कर रहा होता है, जिसके साथ में अपने काय की तरह अपनी माना को मैनिपुलेट करता है कि दोनों के नाम अलग होते हैं लेकिन काम एक जैसे ही करते हैं। तुरंत ही वह अपने हाथों में गोल्डन लाइट को चमकते हुए देख सकता है। सभी लोग देखकर शॉक्ड जाते हैं इस गोल्डन लाइट को। स्पीड से जाने लगता है, अपने फादर पर अटैक करता है। दोनों का अटैक टकराती हैं और गोल्डन लाइट जोर जोर से चमकने लगती है। लेकिन अचानक से ही दोनों लोग पीछे की तरफ हट जाते हैं। उसके फादर अब पीछे काटने वाले होते हैं और भी बरसर्क मोड में चले जाती हैं और फायर को रेड कर देते हैं। वह अटैक करके जाने लगता है और अपनी ट्रेनिंग के बारे में सोचने लगता है कि जिस तरह से वह काय का यूज करके अपनी ट्रेनिंग को इंटेंस कर सकता था, इसीलिए फायर में काफी अच्छा था और इसी वजह से बेरी ने उसके फायर में नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग कराने के लिए और भी स्ट्रॉन्ग बनाया था। इसलिए वो उसको यूज करने के लिए अपनी माना को यूज करता है, जिसके साथ में सब में लाइटिंग चमकने लगी होती है। जो लाइटें इतनी खतरनाक होती है, जहां पर भी गिरती वहां पर आग लग जाती है। उसके फादर देखकर शॉक्ड जाते हैं, ये क्या अर्थात तुम तो इस फायर एट्रीब्यूट में एक कदम और भी आगे बढ़ चुके हो, मुझसे भी आगे निकल गए। वह कहता है ये तो स्टार्टिंग है, अभी और देखो बहुत कुछ देखने को बाकी है। तुरंत वह पीछे से पानी को भी कंट्रोल करता है और अटैक कर देता है, जिसके देखकर तो सब लोग शॉक्ड जाते हैं, ये क्या उसके पास में वाटर एट्रीब्यूट भी है, एक बार में दो मैजिक को यूज कर पा रहा है, ये काफी शॉकिंग होता है। लेकिन उसके फादर उसको डॉज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुरंत आर्थर होता है जो कि अपने दोनों स्पेल्स को कैंसिल कर देता है, जिसके साथ में उसके फादर खुश होकर उसको हक कर लेते हैं और कहते हैं सन तुमने आखिर ये सब यूज करने कैसे सीखा, एक बार में दो एलिमेंट। वह कहता है उसने ये सब ट्रेनिंग के दौरान जल्द ही कुछ समय पहले सीखा था, इसलिए वाटर को वह अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता है। दोनों गर्ल्स होती हैं लिलिया और एलिना, दोनों ही बस शॉक होकर देख रही होती है, उन्हें नहीं पता है कि क्या चल रहा है। लेकिन बाकी सारे लोग बहुत शॉक्ड होते हैं डुअल एलिमेंट कंट्रोल की वजह से। नहीं सब लोग बैठे होते हैं पर खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर कि विंसेंट कहता है तुम्हारे सन है उसका ये काफी ज्यादा एक ब्राइट फ्यूचर है। इस बात पर वह भी प्राउड होती है, कहते हैं हाँ बिल्कुल ये तो मुझे पता ही था, क्योंकि वे क्विक लर्नर के साथ में 3 साल की उम्र में ही उसने अपने कोर को अवॉकन किया था, जिसके साथ में उसने पूरे हमारे घर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड होते हैं, लेकिन जोर जोर से हंसने की वजह से प्राउड करने की वजह से पीछे गिर जाता है। ये देखकर
देखकर विंसेंट भी काफ़ी खुश होते और शॉक्ड भी। वह कहते तो मेरे ख्याल से आपको जेर्स अकेडमी उसको पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। ये सुनकर तो वह खुद भी शॉक्ड होता है। जेर्स अकेडमी जो कि पूरी कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अकेडमी मानी जाती है और काफ़ी फेमस भी, कि सच में वह उसके अंदर जा सकता है। इस बात पर विंसेंट की जो वाइफ होती है वह कहती है चिंता ना करने के लिए, खर्चे की बात कोई जरूरत नहीं है, क्यों हम लोग खुद ही आर्थर की स्टडी को स्पॉन्सर करेंगे, जिससे कि आगे चल के हमें भी कुछ फायदा ही हो जाएगा जब वह स्ट्रांग होगा। इस तरह उसकी मदर होती हैं काफ़ी ज़्यादा ही अभी भी शॉक्ड होती हैं, इसके बारे में डरी हुई होती हैं कि आखिर क्या सच में जेर्स अकेडमी में उसका एडमिशन हो सकता है। इस बात पर आर्थर कहता है सब लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो मेरी राय लेना भी जरूरी है। वह कहता है मैं अभी अभी घर आया हूँ, इसीलिए इतनी जल्दी मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ, अपने पेरेंट के साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और अभी मैं थक गया हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ से वह चला जाता है, जा रहा होता है तो लिलिया उसे मिलती है, उसका पीछा करती आ रही होती है। वह कहती तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, रुको मेरे साथ में आओ, मैं तुमको कहीं अच्छी जगह पर लेकर चलती हूँ। वे लेकर आ जाती है उसको किचन के अंदर, जहाँ पर की वह सभी जो मीट्स और कुक्स होते हैं उन सबसे कहती है चलो जल्दी से मेरे लिए काफी अधिक एक अच्छी सी मीट डिश बना दो। वे तुरंत तैयार हो जाती हैं, लेकिन वह कहती है इस तरह से आप ज्यादा मीट ना खाएं, इससे आप थोड़ी मोटी होती जा रही हैं। लेकिन वह कहती है तुम चुप रहो, मुझे खाना दो। वह काफी क्यूटली सब कह रही होती है। सब लोग देखकर शॉक्ड जाते हैं और आर्थर शॉक्ड होता है। लिलिया पहले तो बात नहीं करती इतनी ज्यादा, यहाँ पर तो वह काफी ज्यादा ऐसी बोल रही है बिना किसी झिझक के। इस बात पर एक मेड बताती है ऑफ कोर्स वह ऐसी बार बार बीच बीच में यहाँ पर मीट खाने के लिए आती रहती हैं जब भी उन्हें स्ट्रेस महसूस होता है। वे कहते क्यों, तो बताती है क्योंकि उसके फादर और मदर चाहते हैं कि वह एक मेज बने और मैजिकोर को जगाए, और लिलिया के लिए काफी बड़ा एक बर्डन है। नेक्स्ट वो अपने रूम में बैठा होता है जहाँ उसके पेरेंट्स आते हैं, उससे बात करते हैं, उसकी सब खैर खबर लेते हैं कि क्या चल रहा है और कहते हैं तुम्हारा जो फ्यूचर है सन वह बहुत ब्राइट है, आगे चल के तुम एक ग्रैंड मेज भी बन पाओगे। लेकिन वह कुछ बताना चाहता है, लेकिन उससे पहले उठ कर जाने लगते हैं और कहते हैं हम लोग थोड़ा बाद में बात करेंगे, अभी तुम सो जाओ, काफ़ी लेट हो चुका है। नेड सुबह टाइम पे जागता है तो इधर उधर भागता फिर रहा होता है, क्योंकि उसे कुछ पुराने फ्रेंड मिलने के लिए आए होते हैं, जो कोई और नहीं भाई पार्टी होती है जो कि उनको यहाँ तक छोड़ने के लिए आए थे। और वे सब लोग भी अभी आर्थर से मिलने के लिए आए होते हैं, क्योंकि आर्थर अभी ठीक ठाक वापस आ चुका है, इसीलिए वे यहाँ पर खुद खुश होते हैं। लेकिन जिसमें कि डर्क सबसे पहले हाय कहता है और एंजेला होती है अपने बिग बिल के साथ में उसको हक कर लेती है, उसकी सर को अपने चेस्ट में देखा। वह काफ़ी इमोशनल होती है अभी उसको साथ में देखा। लेकिन एडम और हेलन दोनों हाई कहते हैं और उसकी चिंता करते हैं और पूछते हैं क्या वह ठीक है, सब कुछ ठीक रहा ना। लेकिन लास्ट में बची होती है जैस्मिन, जो उसके पास जाती है, उसकी पूरी बॉडी को धीरे धीरे करके टच करती है, चेक कर रही होती है, कुछ नहीं बस मौका ढूंढ रही होती है उसको टच करने का। लेकिन वह काफ़ी इमोशनल होती है और सबसे और हक करती है, कहती है मुझे माफ़ करना आर्थर, मेरी गलती है जिस वजह से तुम वहाँ से नीचे गिर गए, मैं तुमको ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन वह चिंता ना करने के लिए कहता है, लेकिन वह सच में काफ़ी इमोशनल होते हैं। जिसके साथ में वो बैठ जाते हैं और बात करने लगते हैं किस तरह से वे उस टाइम से अब तक न्यू एडवेंचर्स पर जाते रहे और क्या क्या होता रहा है। लेकिन फिर भी वे थोड़े बहुत तो कहीं ना कहीं सोचते रहे इसी बारे में, आर्थर के बारे में, और थोड़े स्ट्रगल भी करते रहे हैं। लेकिन ये सब सुनने के बाद आर्थर सोचता है कि शायद अभी इस वर्ल्ड में बहुत कुछ है जो कि वह नहीं जाना है, नहीं देख पाया है, इसलिए एक एडवेंचर के तौर पर जर्नी स्टार्ट करना ही काफ़ी अच्छा है, जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ें सीख पाएगा और देख पाएगा। लेकिन अपनी फैमिली को देखकर सोचता है अभी टाइम नहीं है कि वह अपनी फैमिली को फिर से दोबारा अकेला छोड़कर जाए। इसी साथ में इस सीरीज पर एंड करते हैं। लेकिन यदि आपको सच में एनिमीज पसंद है तो जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर देना एनिमीज को सपोर्ट करने के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना एनिमी को अपना लव दिखाने के लिए। और इस एनिमी का पार्ट 2 चाहिए तो जस्ट 200 कमेंट कर दीजिए, तो इसका पार्ट 2 भी ले आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड तक, गुड बाय, सायोनारा।